देखिए, हमारी छोटी छोटी बच्चियां आजकल, हम उनको बचपन उनका ख़त्म होता जा रहा है। हम उनको बचपन दे ही नहीं पा रहे। एक ज़माना था आज से 15-20 साल पहले, जब मेंसेस स्टार्ट होते थे या ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती थी हमारी बच्चियों की एट द एवरेज एज ऑफ 13 to 15 ईयर्स। बट रिसेंटली, इन लास्ट फ्यू ईयर्स, हमारी बच्चियों ने अपना बचपन खो सा दिया है। और आजकल हम देख रहे हैं कि 8 से 10 साल की उम्र में ही उनको ये सब यौवन अवस्था वाले चेंजेस होने लगते हैं। इसी को हम लोगों ने डिफाइन किया है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इसको वर्ल्ड ओवर ट्रेंड में देखा गया है कि ये इसी तरह से बढ़ रहा है और हमें हमारी बच्चियों को बीमारियों के लिए ग्रस्त कर रहा है। एक तो ये प्रेजेंटली उनके एडोलेसेंट एज में इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ड्रग एब्यूज, शॉर्टर हाइट, वो जितनी हाइट उनको होनी चाहिए वो पूरी हाइट नहीं ज्वाइन कर पाते, अटेन नहीं कर पाती। इसके अलावा फ्यूचर के लिए भी उनके इसके लेके इम्प्लीकेशंस रहती है कि जो है फ्यूचर में ये लोग ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, इस तरह की कई बीमारियों के लिए ये ग्रस्त, एंड इवन कैंसर्स इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर्स। अब ये बच्चियां किसी तरह जूझ जूझ के थोड़ी बड़ी होती हैं, पीएमएस के थ्रू जाती हैं, पेन्स के थ्रू जाती हैं, थोड़ी बहुत कभी दवाइयाँ यूज़ करती हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के थ्रू जाती हैं। उसके बाद किसी तरह वो बड़ी होती हैं, बड़ी होकर पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करती है, पढ़ाई का स्ट्रेस अलग लेती हैं। और उसके बाद वो जैसे जैसे थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, तो बड़ी होके जैसे उनकी जॉब लगती है वो सिटिंग जॉब पे आ जाती हैं। सिटिंग जॉब पे आने के बाद कुर्सी पे बैठने की वजह से अगेन उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी जैसी चीज़ें होती हैं। और फिर उनकी शादी होने के बाद आजकल बहुत कॉमनली इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है हमारे समाज में, इतनी कॉमन हो गई है कि कितने सारे आईवीएफ सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। इससे उनको बहुत साइको सोशल ट्रॉमा मिलता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी उनके थ्रू होती है। और ये ऑल ओवर इंडिया यही ट्रेंड देखा जा रहा है कि धीरे धीरे इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत कॉमन होती जा रही है। फिर उसके बाद आती है एक अवस्था मिडल एज की या प्री मेनोपॉजल एज की, 40 से 50 के साल की उम्र की जब तक वो पहुंचती हैं। एक तो आजकल मेनोपॉज जल्दी होने लग गया बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न, उन्हीं रीजंस को हम आगे जाके जानेंगे क्यों हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जाती है तो उनके यूट्रस में रसोली हो जाती है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, गांठें आ जाती है, यूट्रस में कैंसर आ जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर उनको यूट्रस निकालने की एक पेनफुल सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी के थ्रू जाने को बोलते हैं। और जिसकी वजह से फिर उसके वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स जो बाद में उनको मिलते हैं वो आते हैं। और इसमें हमारी नंबर 1 स्टेट्स है पंजाब और आंध्र प्रदेश। उसके बाद इसके अलावा एज, जैसे जैसे ये एज इनकी बढ़ रही है, इतनी सारी बीमारियां तो हम उन्हें दे ही रहे हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर हर 13 मिनट में डायग्नोज होता है, हर 13 मिनट में एक वुमेन की उससे डेथ होती है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम ये। और हर 4 मिनट में एक वुमेन को डायग्नोज किया जाता है। और वेरियस अदर कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, एट्सेट्रा। और हम लोग घमंड में जी रहे हैं, हम लोग इतने बोस्ट करते हैं, डींगे हाँकते हैं कि भाई हमारी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हम इन जनरल बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास ज़्यादा हो गई है, हम अब मार्स पे तक घर बनाने वाले हैं। और इतनी कन्वीनियंस और कंफर्ट हमने अपने लिए ले लिया है कि अब हमें रिमोट तक दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 शब्द बोलने से एलेक्सा हमारे पंखे और टीवी स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर देती है। मेरा तो मानना यह है कि ये कन्वीनियंस, सी फॉर कन्वीनियंस, सी फॉर कंफर्ट एंड देन सी फॉर कैंसर। तो जिस तरह से हमारी ये कन्वीनियंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से हम बीमारियों की तरफ ग्रस्त होते जा रहे हैं। और लानत है ऐसी प्रोग्रेस पे कि हम अपनी माताओं, बेटियों और बहनों को एक खुशहाल और एक समृद्ध
सेहतपूर्वक जिंदगी नहीं दे पा रहे। हमारे क्लिनिक पे एक बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा जाता था है कि मैं तो एक धार्मिक घरेलू पूजा पाठ करने वाली औरत हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी भी नॉनवेज, अंडा, सिगरेट, शराब या किसी भी ऐब को हाथ नहीं लगाया, फिर भी मेरी किस्मत क्यों खराब है कि मुझे कैंसर हुआ। इस सवाल का मेरे पास कुछ महीनों पहले तक कोई जवाब नहीं होता था, और फिर इसी ने मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर किया। मैं 15 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च की, और रिसर्च करने का नतीजा है ये प्रोत्साहन प्रोग्राम। ये एक समन्वय है हमारे सनातन वैदिक ज्ञान का, हमारे 15 साल से ज़्यादा क्यूमुलेटिव मेडिकल एक्सपीरियंस का विद पेशेंट्स, एंड इन डेप्थ मॉडर्न साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च का। और इस होलिस्टिक प्रोग्राम को बनाने के पीछे रीज़न ये है, इसका मोटिव ये है कि हम आप लोगों तक पहुंच पाएँ, वो ऐसे कारण आपको बता पाएँ जो आपने सुने समझे नहीं हैं, और कुछ गलतियां हम करते जा रहे हैं, तभी तो हमारे समाज में इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, हमारा हेल्थ स्पैन कम होता जा रहा है, दवाइयों की और बीमारियों के हम बंधक बने जा रहे हैं या गुलाम बने जा रहे हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। My name is Dr. Jayant Sharma. I am a blessed father of two beautiful angels. I am a fighter pilot turned homeopathic physician with a cumulative medical experience of 15 years, including more than 15,000 cured cases exclusively with homeopathy of COVID. Psychotherapist, an ultra marathoner, a fitness enthusiast, and a लाइफस्टाइल इम्प्लीमेंटर एंड फाउंडर ऑफ दिस प्रोत्साहन प्रोग्राम। इसके अलावा मेरी एक अपनी हॉबी है जो अर्बन गार्डनिंग में है, ताकि मेरा मानना है कि अगर हम अपना खाना खुद उगा पाए, जितनी हालत तक उगा पाए, उतना ही हम केमिकल और पेस्टिसाइड से बच के बीमारियों से बच सकते हैं। प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाने के पीछे हमारे गुरुओं की इंस्पिरेशन है। फादर ऑफ होम्योपैथी जिनको हम डॉक्टर हैनेमैन कहते हैं, इनकी मानना था कि जब तक कितनी मर्जी आप दवाई दे दो, जब तक मेंटेनिंग कॉज को नहीं हटाओगे, आप बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। फादर ऑफ मॉडर्न एलोपैथी, जिसको आप एलोपैथी नाम से मॉडर्न मेडिसिन, डॉक्टर विलियम ऑसलर, इनका मानना था कि फिजिशियन की एक ही ड्यूटी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो सबको ये बता पाए कि किस तरह से हम दवाइयों के बिना जी सकते हैं, किस तरह से हम दवाइयों के बिना रहें। और महर्षि भागवत, इनको फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा कहते हैं। ये महर्षि चरक के सबसे फेवरेट अनुयायियों में से एक थे। एक खुद 135 वर्ष जिए, इन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे। इनकी अष्टांग हृदयम करके कहा किताब है, जिसके सूत्रों को फॉलो करके आज आयुर्वेदिक अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, नेचुरोपैथी अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बीमारियों से जीत रहा है। इस वेबिनार को हमने दो मेजर ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है जो ट्यूमर्स और कैंसर से रिलेटेड है, जैसे एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, फाइब्रोइड यूट्रस, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज जिसको फाइब्रोएडिनोमा भी कहते हैं। और दूसरी कैटेगरी है जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस से आती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, अर्ली मेंस्ट्रुएशंस, उसके अलावा पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, प्री मैच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट, हर्स्यूटिज्म, छोटी छोटी बच्चों के एक्ने होना, इस तरह की बीमारियां जो हार्मोनल इम्बैलेंस में आती है। इन दोनों की कॉजेज़ को हम डिटेल में एलैबोरेट करेंगे आपको, ताकि कारण को जान सके, और फिर इन्हीं समस्याओं के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इस पूरे वेबिनार का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूं ताकि आप हमारे साथ पूरी देर तक जुड़े रहें। हम सबसे पहले बात करेंगे जो कॉमन मिथ्स हैं ट्यूमर्स को लेके, कैंसर्स को लेके। यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं ट्यूमर और कैंसर का फ़र्क। ट्यूमर्स का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स, मतलब इसमें सेल्स तो नॉर्मल होंगे बट वो एक जगह एकत्रित होके एक ट्यूमर का फॉर्म ले लेंगे। और कैंसर होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, वो सेल्स भी एबनॉर्मल नहीं होते, वो म्यूटेट कर चुके होते हैं, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं, उसको कैंसर्स कहते हैं। कैंसर्स अपने आसपास के टिश्यूज में फैलता है, और मैलिग्नेंसी होने का खतरा होने से वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी खून या लिम्फ के जरिए, यानी बॉडी फ्लूइड्स के जरिए पहुंच सकता है। इसके बाद और क्या फर्क है ट्यूमर, इसका मतलब कहने का यह है कि हर कैंसर एक ट्यूमर है, बट हर एक ट्यूमर को हम कैंसर नहीं कह सकते। तो इसका मतलब फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट, फाइब्रोइड यूट्रस, ये ट्यूमर्स का हिस्सा है,
और इनके कैंसर्स जो हैं वो कैंसर है। इसके अलावा ट्यूमर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी सेलुलर लेवल पे, मतलब हमारी बॉडी के सेल्स में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्यों आते हैं कि ट्यूमर बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की, कि हार्मोन इम्बैलेंस का स्रोत क्या है हमारे को, और हम उससे क्या क्या बीमारियों ग्रस्त कर रहे हैं। उसके बाद ऐसी डाइट जो इन दोनों बीमारियों यानी ट्यूमर्स, कैंसर्स और हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकती है, वो ऐसी क्या डाइट है और इसको हम कैसे प्रिवेंट करें और ठीक करें। इसके बाद मैं और डॉक्टर गरिमा एक क्वेरी सेशन लेंगे जिसमें हम आपकी जितनी क्वेरीज होंगी उसका अपनी क्षमता अनुसार प्रयत्न करेंगे उनको सुलझाने का, उनका आंसर देने का। मगर इसमें मैं एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि क्वेरी सेशन में मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना वीडियो ज़रूर ऑन रखें ताकि एक इंटरैक्टिव लाइव इंटरेक्शन हो, हम सबको एक दूसरे को जानने का मौका मिले और मज़ा आए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे मिथ्स की, ट्यूमर्स के मिथ्स। सबसे बड़ा मिथ ट्यूमर्स के पीछे ये है, कैंसर्स के पीछे है, लोग सोचते हैं ये एक इनहेरिटेड डिजीज है। अगर मेरी माता को ट्यूमर है या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो मुझे भी होगा, मेरे यूट्रस पे है तो मुझे भी, मेरी माता को था, मेरी बहन को था तो मुझे भी होगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ 5% कैंसर जो है जेनेटिक है। इसका मतलब 95% कैंसर्स प्राइमरली इन्वायरमेंट से आते हैं। इसका मतलब हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपने इन्वायरमेंटल कारणों को ठीक कर लें। ये एक बहुत एम्पावरिंग इन्फॉर्मेशन है। ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं कि कितने कम परसेंटेज कैंसर जेनेटिक होते हैं। दूसरा मिथ कैंसर को लेके कि ये तो सडन ऑनसेट, हमें आज डायग्नोज हुआ, हमें पता लगा अरे ब्रेस्ट में गांठ आ गई, वो एक कैंसर हो गया, आज ही हुआ। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये हमारी सालों और महीनों की छोटी 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 गलतियों का एक्यूमुलेशन है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में म्यूटेशंस बोलते हैं। जेनेटिक या फिर डीएनए में होने वाली म्यूटेशंस को एकत्रित होने का मौका मिलता है, तब जाके ये कैंसर बनता है। हम सबके शरीर में कैंसर सेल, ट्यूमर सेल रोज, इंक्लूडिंग मी, आप सबके ट्यूमर सेल्स रोज बनते हैं, बट उनको रोज ही न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाता है बॉडी के अपने हीलिंग मैकेनिज्म की वजह से। इसीलिए मैं इस हेल्थ के कंटिन्यूम की स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ। ये जो येलो जोन है ये फंक्शनल इलनेस है, यानी हमारे अंदर ट्यूमर सेल्स बन भी रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है। जहाँ ये बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि हम, अरे हमारी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती और ट्यूमर सेल्स की एकत्रता ज़्यादा हो जाती है, तब हम इस रेड जोन में यानी डायग्नोसिस और कैंसर के जोन में या ट्यूमर्स के जोन में आते हैं, या बीमारियों के जोन। ये सभी बीमारियों के लिए ये जोन है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, हमारा जितनी मेडिकल साइंस, हम जितने डॉक्टर, जितने क्लिनिक्स, जितने हॉस्पिटल्स हैं, सबका फोकस इस रेड जोन पे है। तो जो लोग बोलते हैं ना हेल्थ केयर, कोई हेल्थ केयर नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सिक केयर चला रहे हैं। मतलब बीमारी होने के बाद हमें डॉक्टर की याद आती है, डॉक्टर भी इस बीमारियों को डायग्नोज करके बस इसके साथ जीना सिखा देता है। मतलब वी आर ओनली मैनेजिंग द डिजीजेस, वी आर नॉट क्योरिंग द डिजीजेस। डॉक्टर का सबसे ज़्यादा फोकस इस फंक्शनल इलनेस पे होना चाहिए। हमारा एज ए पेशेंट भी इस फंक्शनल इलनेस को वापस ठीक करने की तरफ होना चाहिए, ताकि हम इससे ग्रीन जोन यानी ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ कैसे बढ़ें, ये प्रयत्न हम सबके, डॉक्टर के और हमारे समाज के होने चाहिए। तीसरा मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन मिथ है और बहुत प्रचलित मिथ है। ये मिथ ये है कि कैंसर सिर्फ एक लोकल डिजीज है, यानी मेरे ब्रेस्ट में गांठ है तो ये मेरे ब्रेस्ट का कैंसर है, मेरे यूट्रस में गांठ है तो मेरे यूट्रस का कैंसर है, ऐसे। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है। और आज की डेट में जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो भी लोकल कैंसर को ख़त्म करने पे ही फोकस्ड है। उसकी सर्जरी करके निकाल दो, वहाँ पे उस जगह पे रेडियोथेरेपी दे दो, कीमोथेरेपी ऐसी दे दो कि वो वहाँ जाके सेल, या फिर हार्मोन ब्लॉकर्स दे दो जो कॉमनली ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर्स में यूज होते हैं। बट कैंसर एक लोकल डिजीज नहीं है। कैंसर इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी कि कैंसर एक पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक गलतियां हैं जो बाद में कैंसर जो है हमारे एक, जब कैंसर के सेल्स हमारी उन गलतियों से बढ़ जाते हैं तो वो फिर एक जगह चुन लेते हैं जहाँ पे जाके कैंसर के ट्यूमर पैदा हो जाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट हो, यूट्रस हो या और अगर जगह हो। आज का स्पेसिफिक मुद्दा फीमेल्स को लेके है, इसीलिए हम इन ऑर्गन्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं। डॉक्टर थॉमस सेफ्रिड ये यूएस के एक बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। 20 साल से ये ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारी दुनिया को ये कीमो रेडियो सर्जरी
की ट्रीटमेंट देते रहे हैं, बट ये डिससेटिस्फाइड होने के बाद इन्होंने अपनी रिसर्च की और फिर पब्लिश किया। इनका मानना है कि कैंसर एक न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक डिजीज़ है। हम सारी बॉडी में जो गलतियां करते हैं उसी की वजह से हमें कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं और फिर वो एक जगह चुनते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, कैंसर पूरी बॉडी की डिजीज़ है, ना कि एक जगह की डिजीज। तो उस जगह से ट्यूमर निकालने से आप ये नहीं समझ सकते कि कैंसर आपने ठीक कर दिया। वो आज नहीं कल अपने ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स के जरिए जहाँ वो छोटे बहुत सेल्स हैं वो फिर से एक जगह इकट्ठी होंगे, फिर से वो एक ट्यूमर बनाएंगे, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटास्टेसिस बोलते हैं। इनकी डॉक्टर सेफरिड ने मेजरली 5 कैटेगरी के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बताए हैं। इसमें सबसे पहले है विसरल एडोपिसिटी। इसकी बात समझिए, ये इसका आम भाषा में हम इसको कहते हैं मोटापा। और मेरा ये मानना है कि हम लोग मोटापे को हमारे समाज में बहुत सोशली एक्सेप्टेड मान रहे हैं, प्लस साइज ड्रेस ले आते हैं और सोचते हैं कि भाई बॉडी शेमिंग नहीं करनी। आई एम अगेंस्ट बॉडी शेमिंग। हम किसी वक्त अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को, मोटे लोगों को ये नहीं बताओगे कि भाई आप मोटे हो, तो वो डिनाइल में जीते रहेंगे और बीमारियों से ग्रस्त होंगे। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो सबसे पहले इस डिनाइल से निकलना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हम मोटे हैं ताकि हम पतले हों। तो सबसे पहला मेटाबॉलिक सिंड्रोम है मोटापा। क्यों? उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकलते हैं, साइटोकाइन निकलते हैं, इंटरल्यूकिन निकलते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर निकलता है, हाई लेप्टिन। लेप्टिन एक सटाइटी हार्मोन है, जिसे कहते हैं कि भाई हम खाना खाने के बाद सेटिस्फाइड फील करते हैं ना, पेट भरा, वो लेप्टिन के जरिए होता है। और जैसे जैसे हम मोटे होते हैं हमारा लेप्टिन कम काम करना शुरू करता है। लेप्टिन इरिवर्सिबल मतलब रेजिस्टेंट हो जाता है। लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है क्या, मोटे लोग और खाना खाते हैं और खाते रहते हैं और खाते हैं, उनको सेटाइटी फील नहीं होती और वो और मोटे होते जाते हैं। सेकंड इज हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि इसको आप डायबिटीज या प्री डायबिटिक कंडीशन का नाम ले सकते हैं। ये बहुत कॉमन है हमारे समाज में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितनी भी बीमारियों का आप नाम ले सकते हैं, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, सबके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही हाथ है, ब्रॉडली, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, इवन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के पीछे भी। तो क्या होता क्या है हाइपरग्लाइसीमिया में? वैसे तो हमने इसके डिटेल्ड एक अलग वेबिनार किया है डायबिटीज़ के ऊपर, जो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। हाइपरग्लाइसीमिया में हम उस कंडीशन में रहते हैं जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती रहती है। उसी के वजह से हमारे अंदर बॉडी में वेरियस इन्फ्लामेटरी और केमिकल्स निकलते हैं जो ट्यूमर सेल्स को नॉर्मल सेल्स की जगह उनको कन्वर्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स। इसी के साथ आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानिएगा। जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, शुद्ध डेयरी प्रोडक्ट जहाँ नहीं है मिलावट, उसकी बात कर रहा हूँ, तो हम आईजीएफ की बात डिटेल में करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो आप अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखिए कि आईजीएफ भी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। देन कम्स इन्फ्लामेशन। ये आज के समाज में बहुत कॉमन है। हमारी माताओं बहनों को बहुत सी सूजन की समस्या रहती है, उनके आर्टरीज के अंदर भी इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकले रहते हैं। इसको रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज का नाम दिया है हमने। साइटोकाइंस को हम नाम सकते हैं। IL-6 एक टेस्ट था, डी डाइमर जो हम टेस्ट करते थे ड्यूरिंग कोविड, एंड होमोसिस्टिन ऑल्सो, हाई CRP। ये सब जैसे कोविड में बढ़ते हैं ना, और कोविड के बाद, कोविड वैक्सीन के बाद भी हमारी बॉडीज में इन्फ्लामेशन रहने लगी। ये भी हमें कैंसर्स और ट्यूमर्स के लिए प्रमोट करते हैं। एंड देन कम्स ईस्ट्रोजन सिग्नल। इसके आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आज के वेबिनार में, इसको भी आप याद रखिएगा। आपकी फीमेल्स में हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक हाई हो ईस्ट्रोजन स्टेट में रहने लग गए हैं पहले के मुकाबले। और यही ईस्ट्रोजन हमें रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, यानी कि जो हार्मफुल कंपाउंड्स हैं हमारे सेल्स के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जो म्यूटेशंस देते हैं और नॉर्मल सेल्स को कैसे कैंसर के तरफ ले चलते हैं, ये आगे जाके हम इनकी ही डिटेल्स में बात करेंगे जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियों की बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि देखिए आंकड़ा कितना ज़्यादा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 90% ऑफ डेथ्स वर्ल्ड ओवर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती हैं। बीमारियों के नाम हमने अलग अलग कर दिए हैं, उनको हमने अलग अलग मेडिकल ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। तो कार्डियोलॉजिस्ट अपनी बात करता है, गायनेकोलॉजिस्ट अपनी बात करती है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी बात करता है, बट हम इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक तरह से देख ही नहीं रहे, तो हम इसीलिए ठीक नहीं कर पा रहे। 7 इंपॉर्टेंट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ये है ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट हाई इन शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है
जो हम हटा नहीं पा रहे हैं। मैं समझा समझा के थक गया हूँ, इवन मेरी फैमिली में भी हम ये चीज़ नहीं प्रूव कर पा रहे कि भाई दूध, दही, घी, मक्खन, एनिमल से आया हुआ डेयरी आपके लिए जहर है। आगे जाके इसके लिए आपको साइंटिफिक डिटेल देंगे। लो फाइबर इनटेक, हम बहुत कम फाइबर खाते हैं। एज ए स्टडी हुई थी कि हम इंडियंस 98% कम वेजिटेबल्स खाते हैं जितनी हमें खानी चाहिए। तो 98% इंडियंस वेजिटेबल्स उतनी खाते ही नहीं जितनी खानी चाहिए। एंड देन हम बिना सोचे समझे अनमाइंडफुल ईटिंग करते हैं, कब ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, टू फ्रिक्वेंटली खाते हैं, कैलोरी डेफिसिट्स की जगह कैलोरी सरप्लस डाइट खाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग तो है नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारी माताएं बहनें तो बहुत आसानी से उनकी आदत ही होती है ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस लेने की, तो स्ट्रेस में ग्रस्त रहती हैं। स्ट्रेस की वजह से उन्हें बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल, जो स्टेरॉयड का काम करता है, जिस तरह से स्टेरॉयड्स काम करती हैं उस तरह से, तो फिर उससे ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ जैसे खतरे भी बढ़ते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? टाइम के साथ हम कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी जो है, ये रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब आपने सुना होगा ना कि बहुत से लोग इंसुलिन ले रहे हैं हाई डोज, फिर भी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं आ रही। उसका कारण ये है कि इंसुलिन एक लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करता है। इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मसल सेल्स, मस्तिष्क सेल और बॉडी के सेल्स के ऊपर। ये इंसुलिन इस रिसेप्टर पे जाके चिपकती है, तभी ये ग्लूकोज की चैनल खुलती है और बॉडी में से शुगर सेल्स के अंदर जाता है और जलता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हम इस ग्लूकोज को बर्न कर रहे होते हैं। बॉडी सोचती है भाई ये तो बहुत काम कर रहा है, हमें रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल और इस कुर्सी से चिपक जाते हैं, तो हमारे मसल्स काम नहीं करते। बॉडी को इसको खर्च करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो बॉडी बोलती है भाई धीरे धीरे रिसेप्टर की संख्या कम कर दो, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए इंसुलिन देने के बावजूद भी, क्योंकि ये रिसेप्टर नहीं है जहाँ इंसुलिन को अटैच होना है, तो हमारे इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं और डायबिटीज़ बढ़ती है, और डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं आती दवाइयों से और इंसुलिन से भी। इसीलिए बिना एक्सरसाइज, बिना डाइट कंट्रोल के आप इंसुलिन की रेजिस्टेंस को और डायबिटीज़ को कितनी मर्जी दवाई, कितनी मर्जी इंसुलिन ले लो, ठीक नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट्री से आप कंपेयर करना कि भाई ग्लूकोज तो हमारा कच्चा माल है, इसकी कैलोरीज बर्न करना हमारा तैयार माल है, और ये हमारी लेबर है। अब हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, तैयार माल आपकी मार्केट में बिक नहीं रहा, तो आप क्या लेबर को तनख्वाह दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो आप लेबर को निकालोगे। लेबर तो निकाल दिया आपने, मगर हम कच्चा माल तो भरपूर डाले जा रहे हैं, खाना तो हम रोकते नहीं हैं, तो भरपूर मात्रा में कच्चा माल खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। आपकी फैक्ट्री में कच्चा माल बहुत सारा इकट्ठा हो गया, और जिसको हमने ब्लड में से ने नापा और बोल दिया आपको डायबिटीज़ हो गई। बस सिंपल सी बात है। अगर इस पूरी सिनेरियो को इस सिंपल तरीके से समझ जाएंगे, तो आप डायबिटीज़ से कभी ग्रस्त नहीं होंगे। यही लॉक एंड कम की मैकेनिज्म की बात की। अगर ये इंसुलिन रूपी चाबी सेल रूपी ताले के रिसेप्टर पे नहीं लगेगी, तब तक ये ग्लूकोज की चैनल नहीं खुलेगी। ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज, जैसे मैंने पहले बात की। तो सबसे पहले ओबेसिटी को ओबेसिटी कहना सीखिए। मोटापे को सोशली एक्सेप्टेंस मत दीजिए। ये इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है हमारे समाज के लिए, और शायद इसीलिए जापान जैसे देश ने मोटापे पे टैक्स लगाया हुआ है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उनका हर साल टेस्ट होता है, उनकी वेस्ट नापी जाती है, और जिनकी वेस्ट उनकी एज के हिसाब से उन्होंने चार्टिंग की हुई है, ज़्यादा जाती उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसी वजह से वो अपनी इकोनॉमी पे मेडिकल बर्डन कम कर पा रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ उस पैसे को लगा पा रहे हैं। और यही कारण है कि जापानी लोग दुनिया के सबसे हेल्दी लोगों में से एक माने जाते हैं। दूसरी बात, ओबेसिटी का एक जनरल मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ। जितनी आपकी हाइट है इंचज़ में, मान लो आप 5 फुट 4 इंच की है, यानी 64 इंच, तो आपकी वेस्ट कभी भी पूरी ज़िंदगी में 32 पार नहीं करनी चाहिए। यानी 50% ऑफ योर टोटल हाइट इन इंचज़ शुड बी योर वेस्ट मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर वेस्ट ज़्यादा है, तो अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पतला होने की ज़रूरत है। ये एक जनरल ट्रेंड दे दिया। बॉडी फैट परसेंटेज नापना बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है, सब नाप नहीं पाते, उसके लिए कुछ कुछ कैराबिनर्स और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। फिर भी मैं वो भी बता देता हूँ, मेल्स में 20%, फीमेल्स में 30%, दैट इज़ द मैक्सिमम बॉडी फैट परसेंटेज, जो आप जिससे कम आपकी वो परसेंटेज हमेशा पूरी लाइफ में रहनी चाहिए। बट ये एक जनरल ट्रेंड जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी वेस्ट की जो विड्थ है वो आपकी हाइट से आधी रहनी चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। ये बात पल्ले बांध लीजिए।
तो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया आपको कि कैंसर इज ए प्राइमरली ए प्रिवेंटेबल इन्वायरमेंटल डिजीज। अब कैंसर के पीछे कारण, जिस अनुपात में ये सर्कल्स आप देख रहे हैं इसी अनुपात में इसका उतना ही बड़ा रोल है कैंसर की बीमारी देने में। अब देख लीजिए, स्मोकिंग, फिर वेट, गलत फ्रूट एंड वेजिटेबल कम खाना, अल्कोहल का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड मीट खाना, उसके बाद नीचे भी देखिए इन्फेक्शंस, कॉमनली एचपीवी वगैरह, और ब्रेस्ट फीडिंग ना करा पाना, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब मैं यहाँ बात करूँगा, पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। मैं वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल लिबरेशन, या क्या कहते हैं, महिला सशस्त्रीकरण के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, उसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। बट हमने वुमेन एम्पावरमेंट को शायद गलत इंटरप्रेट कर लिया। आजकल आप देखते होंगे बहुत कॉमनली पहले के मुकाबले बहुत यंग गर्ल्स सिगरेट पी के खुलेआम सिगरेट और शराब का सेवन करती हैं, जो पहले नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि मेल्स करे तो वो सही होगा, मेल्स के लिए भी वो इतनी इक्वली खराब है। लेकिन आज हम बात फीमेल वेलनेस की कर रहे हैं, तो मैं ये समाज में जो बदलाव आ रहे हैं आपने भी अपने आसपास देखा होगा ज़रूर। पहले आपको इतनी आसानी से शराब की दुकानों पे या सिगरेट की पनवाड़ियों पे लड़कियां नहीं दिखती थी, जो आज दिखने लग गई है। दूसरा, ओबेसिटी, सेकंड कारण। कितनी आम तौर पे हमारी यंग बच्चियां इतनी मोटी होती जा रही हैं, आप स्कूल्स में जाके देखेंगे 70% ऑफ द गर्ल्स आर ओबीस, एंड मेजरली ओबीस, नॉट कम, ज़्यादा ओबीस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो खाती नहीं है। और इजाद हो गया हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव, स्पेशली एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसको आप आई पिल बोलते हैं बड़ा कॉमनली इसको, भाई ये तो फीमेल के लिए लिबरेटिव। इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बिना सोचे समझे इनजुडिशियसली अनवांटेड 72 आई पिल जैसी गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके हार्मोन बिगड़ जाते हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां मिलती हैं। और इसी की वजह से फिर इनडायरेक्टली प्रमोशन होती है आगे जाके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स की और अनप्रोटेक्टेड सेक्स की, जिसकी वजह से ये बच्चियां इन्फेक्शन, यानी नीचे लिखा है ना एच पाइलोरी, एचपीवी, जो आपको सर्विक्स का कैंसर यानी बच्ची दानी के मुंह का जो कैंसर है सबसे कॉमनली ये देता है। तो अब आप समझ सकते हो किस तरह से हमारा समाज जल्दी से बदल रहा है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ बिगड़ रहे हैं, और अगर हमने इसको समय रहते नहीं संभाला तो हम देखेंगे कि हर घर में हमें कैंसर ज़रूर मिलेगा। चलो अब बात करते हैं एपिजेनेटिक। ये तो होगी बात थोड़ी सी डिप्रेसिंग, आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा ही खराब सिनेरियो, बट ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स के बारे में मैं ज़्यादा बात करता नहीं, क्योंकि जो हमें माँ बाप से डीएनए मिल गया उसको तो हम वैसे भी बदल नहीं सकते। तो वो तो एक हारी हुई सोच है कि भाई बदल नहीं सकते तो। लेकिन जहाँ हमने देखा कि सिर्फ 5% कैंसर ही जेनेटिक है, तो 95% कैंसर्स को तो हम रोक ही सकते हैं ना। तो यहाँ एंटर करता है एक फील्ड जिसको कहते हैं एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स क्या फील्ड है? ये एक स्टडी है किस तरीके से हमारी आदतें हमारे जीन एक्सप्रेशन को, मतलब बीमारियों के जीन्स तो हैं लेकिन वो स्विच ऑन हो रहे हैं या स्विच ऑफ हो रहे हैं, उसको कैसे बदल सकती है हमारी इन्वायरमेंटल एक्सपोजर और आदतें। तो 100 बात की एक बात मैं ये बोलता हूँ कि आपकी आदतें, जो आपकी आज की आदतें हैं, रिपीटेडली जो आप आदतें आपकी पाल रहे हैं, वो आपका तो सही, आपके आने वाले पीढ़ियों तक का, क्योंकि आप वही म्यूटेशंस आगे पास करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ियों तक का वर्तमान और भविष्य बदल सकते हैं, उनको बीमारियों के ग्रस्त या बीमारियों के अगेंस्ट ले सकती है। तो बीमारी स्विच ऑन करने हैं जीन्स, या बीमारियों के जीन ऑफ कर रहे हैं, ये आपके खुद के हाथ में है। तो ये बड़ा ही एम्पावरिंग एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि भाई एपिजेनेटिक्स का फील्ड है, हमारे हाथ में हमारी बीमारियों के जीन्स ऑन और ऑफ करना, किस्मत का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि हमने किस्मत हो गई हमारी ख़राब तो हमें कैंसर मिल गया। कैंसर के जीन्स की शॉर्ट में बात करेंगे। कैंसर के 3 तरह के जीन्स हैं। एक्यूमुलेटेड म्यूटेशंस होती है, म्यूटेशंस आई नहीं कि भाई आज आपने एक सिगरेट पी ली तो आपको कैंसर हो गया, या आज आपने शराब पी ली तो कैंसर हो गया, आज आप मोटे हो गए तो आज आपने मीठा खा लिया, ऐसा नहीं है। ये एक्यूमुलेशन है ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। जब म्यूटेशंस ऐड ऑन हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तब म्यूटेशंस आती हैं और कैंसर बनता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ट्यूमर प्रमोटर जीन्स होते हैं, और डीएनए रिपेयर जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो डीएनए की रिपेयर, तो हीलिंग मैकेनिज्म साथ साथ चलता रहता है। अब हमने की म्यूटेशंस की बात। म्यूटेशंस कहाँ होती है? जीन्स में। और जीन्स कहाँ होते हैं? डीएनए में। डीएनए हमारे सेल्स के अंदर दो ही जगह पे है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे माँ बाप से आई है। जीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जीन्स एक इन्फॉर्मेशन है, सिग्नल है
सेल को कि किस तरह के प्रोटीन उसको बनाने हैं, और किस तरह के फिर वो प्रोटीन आगे जाके सेल को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको डिवाइड करना है, मरना है, जीना है, क्या क्या आपको खाना बनाना है, अपने लिए कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करने हैं। तो डी न्यूक्लियस के जीन्स तो अलग हो गए क्योंकि वो जेनेटिक के हो गए। अब बात आ गई इन्वायरमेंटल, क्योंकि 95% कैंसर्स पे हम फोकस कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का ऑर्गन है, इसको कहते हैं जनरेटर, सेल का एक जनरेटर है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज हमारे सेल में जाता है, उसको ये एटीपी में कन्वर्ट करता है और फिर उससे पूरे सेल के फंक्शनिंग के लिए एनर्जी देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो वो देख लिया, अच्छी आदतें, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छी एक्सरसाइज माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ को बढ़ावा देता है। बट गलत खाना, खराब अनहेल्दी फूड, टॉक्सिन, स्ट्रेस जो है, फ्री रेडिकल्स जो हमने बोला ना, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज, इसको प्रमोट करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। जब जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, उसके सारे ऑर्गेनले भी डिवाइड होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है मान लो, और हम उसको डिवीजन के लिए उसको कुछ माल चाहिए, कच्चा माल की वो रिप्लिकेट करे, जैसे एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूट्रिशन अलग अलग चाहिए होगा ना उसको, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। तो जब जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है और मान लो हम गलत कच्चा माल, गलत डाइट, गलत खाना पीना, गलत रहन सहन, गलत स्ट्रेस उसको दे रहे हैं, तो उसकी डिवीजन होते 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 उसमें म्यूटेशंस पैदा हो जाएंगी, और आप देखेंगे वो डी जो है उसकी जो हेल्थ है बिगड़ जाएगी, और ये हेल्थ, बिगड़ी हुई हेल्थ, फिर यही हेल्थ फिर अगले आने वाले सेल्स में जाएगी, और फिर उसके अगले सेल्स में, फिर उसके अगले सेल्स में, तो ऐसे डिवाइड होते होते ये खराब क्वालिटी का माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अगले सेल्स में जाएगा और म्यूटेटेड सेल्स क्रिएट होंगे, जिसे हम कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ट्यूमर सेल्स तो हमने यहाँ जान लिया कि ऐसे हो रहा है। यही कारण है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू, हर महीने ब्रेस्ट टिश्यू में डिविजन्स आती हैं, चेंजेस होते हैं, वो अपने आप को तैयार करता है कि अगर बच्चा होता है तो उसको दूध पिलाया जाए। सिमिलरली यूट्रस हर महीने तैयार होता है कि उस पर बच्चा आके लगेगा और वो उसको न्यूट्रिशन देगा। इसी तरीके से बहुत से, तभी जो कैंसर है, वो कैंसर जो है आपके उन्हीं सेल्स में देखा जाता है ज़्यादा जहाँ पे रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं। ठीक है, ऐसी हमारे मुंह से लेके एनस तक की लाइनिंग हर तीसरे दिन बदल जाती है, इसलिए मेल्स में ये वाला सेल ज़्यादा कॉमन है। अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, और सिर्फ कैंसर में नहीं, ऑलमोस्ट किसी भी बीमारी का आप नाम ले लिया, डीजनरेटिव डिजीज, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज, अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसोनिज्म, उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज का इम्प्लीकेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होगा। हमारी एजिंग का भी यही, जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, अपनी क्षमता खोते जाते हैं और एजिंग भी आती है। कैंसर, ये वारबर्ग इफेक्ट की जो बात की, ये ट्यूमर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको याद रखिएगा अभी के लिए, फ्यूचर स्लाइड्स में, आने वाली स्लाइड्स में हम इसको जरूर। और अभी जो हमने इन्फ्लामेशन की बात की मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, अगेन माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज का ही वहाँ इम्प्लीकेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या चीज़ें, अब हमने इसका समराइज कर दिया आपके लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या चीज़ें डैमेज करती है। एजिंग जो हमने बात की, इसको याद रखिएगा, शुगर और प्रोसेस्ड फूड, शायद इसीलिए जितनी ही लाइनें हमारे हलवाई और फास्ट फूड जॉइंट्स के बाहर है, उतनी ही लाइनें हमारे कैंसर हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स में। फिर आ गया सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आजकल आप समझ ही सकते हैं, तभी हम एक्सरसाइज के पीछे पड़े रहते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड रेडिएशन, जितनी एक्सरे, सीटी स्कैन्स आप बार बार कराते हैं अपनी डर की वजह से, और भी इन्वायरमेंट्स, जो आपकी जो फ़ोन के टावर्स हैं मोबाइल फ़ोन के, वो एट्सेट्रा। स्लीप, बुरी स्लीप रखना, ठीक से सोना नहीं, अल्कोहल का इस्तेमाल, उसके बाद इन्फ्लेमेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, जो हमने डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ की बात की, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसीज, एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक छोटा सा पार्ट ही है 5% केसेस में। तो इस तरह का एक सीसॉ, बच्चे जैसे खेलते हैं ना वो सीसॉ, उस तरह का सीसॉ हमारी बॉडी में चलता रहता है। हमारे कैंसर पैदा करने वाले, ट्यूमर पैदा करने वाले सेल्स कभी भारी पड़ जाते हैं, कभी हमारी हीलिंग मैकेनिज्म भारी पड़ जाता है। जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है और ये सीसॉ उस तरफ पड़ला भारी हो जाता है जिस तरफ माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज बढ़ता है, तो उसी तरफ आप देखेंगे कि फिर कैंसर और ट्यूमर सेल्स बढ़ते हैं।
तो हमने इस पड़ले का बैलेंस बना के रखना है, जब तक ये बैलेंस रहेगा हम बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी। अब ट्यूमर्स के बारे में हमने, प्रॉब्लम्स के बारे में, कारणों के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं सेकंड, जिसमें हम हार्मोनल इम्बैलेंस वाली बीमारियों की बात करेंगे। पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल थिकनेस का बढ़ना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, और बहुत सी फाइब्रोसिस्ट होना ओवरीज में, एक्ने होना, सर से बाल झड़ना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, दाढ़ी और अनवांटेड जगहों पे मेल पैटर्न की जगहों पे हमारे बाल आ जाना, इन सब को डिपेंडेंस जो है हमारे हार्मोन्स के चेंजेस पे। अब हार्मोन की चेंजेस के सोर्स क्या है? जीनोएस्ट्रोजन। आज हम जो बातें करेंगे ना, शायद आपने आज से पहले किसी डॉक्टर के मुंह से सुनी भी नहीं होंगी, और शायद आपने भी इस बारे में सोचा नहीं होगा। तो मेरी एक विनम्र विनती भी है कि आप एक ओपन माइंड से इसको सुनिए और समझिएगा, और फिर अपना डिसीजन खुद लीजिएगा, अपने लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चियों के लिए। जीनोएस्ट्रोजन वो कंपाउंड्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं वो आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि अपने आप ख़त्म नहीं होते, और ये हमारे बॉडी के फैट टिश्यू में जाके स्टोर होते हैं। इनकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, तो हमारे फैट में इकट्ठे रहते हैं, हमारे बॉडी में ये इकट्ठे होते रहते हैं। तो और जब इनकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये ईस्ट्रोजेनिक सिग्नलिंग देते हैं, जो हमने पहले डॉक्टर सेफ्रिड की मेटाबॉलिक डिजीज़ की रिसर्च में पढ़ा। ईस्ट्रोजेनिक सिग्नलिंग देने की वजह से ये हमारे सारे हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें वेरियस हार्मोनल इम्बैलेंस और डिजीजेस होती है। जीनोएस्ट्रोजन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इकट्ठे आते हैं, हम डेली जो चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ से आते हैं। क्या वो चीज़ें हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में बात करते हैं, क्योंकि समराइज एक ही जगह करेंगे। ईस्ट्रोजन, ये जीनोएस्ट्रोजन करता क्या है? देखिए, नॉर्मल ईस्ट्रोजन वीक मात्रा में जितनी ज़रूरत होती है उस मात्रा में बॉडी प्रोड्यूस करती है। सेल के ऊपर उसका भी रिसेप्टर होता है, जैसे इंसुलिन का होता है। ये वहाँ जाके सिग्नल देता है ईस्ट्रोजन, फिर सेल उस हिसाब से अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और वेरियस सेल को, प्रोटीन्स को प्रमोट करता है या बनाता है। जीनोएस्ट्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा में ये सिग्नल देते हैं, क्योंकि ये केमिकली प्रोड्यूस्ड हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये सेल के ऊपर जाते हैं और फिर अनइंटेंडेड सिग्नल देते हैं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है बॉडी में, उतना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा देते हैं। तो हम हाई एस्ट्रोजन स्टेट में जीने लगते हैं। हाई एस्ट्रोजन के क्या सिम्टम्स होते हैं ये हमारी माताओं बहनों को बहुत आम तौर से पता है। यहाँ पे मैं, हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त भी हैं जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ओपन माइंड से सीखें, ताकि आप भी अपने पेशेंट्स को, हमारे समाज को उतना ही बीमारी से बचा पाएँ, ठीक कर पाएँ। दवाइयाँ तो अपनी जगह हैं ही, वो तो हमने यूज़ करनी है अपने जुडिशियस वे में, बट उसके अलावा अगर हम डाइट और इन्वायरमेंट को चेंज करके ठीक कर सकें तो दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हैवी ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, सब कुछ। उसके अलावा हाथ पैरों में सूजन रहना, थाइज़ का मोटा हो जाना, ब्रेस्ट हैवी हो जाना, मोटापा रहना, डिक्रीज लिबिडो, सेक्स की इच्छा ना होना या सेक्स को एक बोझ की तरह समझना, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, पेट में भारीपन रहना, ब्लोटिंग फील करना, अचानक से वेट गेन हो जाना या वेट लूज हो जाना, हेडेक्स, बिना बात के, बिना किसी कारण के हेडेक्स रहने लगना, लेथार्जी फील करना, हॉट फ्लैशेस, जो मेनोपॉज के दौरान तो सबने फील की है, बट ये यंग एज में भी इसकी वजह से होती है। अचानक से गर्मी लग जाती है, फिर ठंडा पसीना आ जाना। सिम्टम्स ऑफ पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल कि भाई मेंसेस के दौरान जो 5 दिन होते हैं बड़े दर्द में, पेनफुल और उसमें रहते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में लम्प्स आना, ब्रेस्ट में गांठें आना, ब्रेस्ट भारीपन, दर्द, मेंसेस से पहले खासकर, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, स्ट्रेस में रहना, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका कारण है, इनफर्टिलिटी का एक मेन कारण है, लोग बोलते हैं हमारे सारे टेस्ट ठीक है फिर भी हमें इनफर्टिलिटी है। तो वहाँ आप, यही मैं आज के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ओपन माइंड रखेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा क्यों हमारे समाज में इनफर्ट। देन एक्सेसिव हेयर फॉल, जो मैंने पहले भी बात की, फटीग रहना, नींद ठीक से ना आना, और क्योंकि थायराइड भी एक हार्मोन है, तो जब बाकी बॉडी में गलत सिग्नल हो रहे हैं तो थायराइड में, तो थायराइड की बीमारी भी हमारी औरतों में बहुत कॉमन होती जा रही है। कुछ कॉमन कैंसर जो जीनो ईस्ट्रोजन से मीडिएटेड हैं और प्रूव हो चुके हैं, मेल्स में प्रोस्टेट और टेस्टिड, और फीमेल्स में ब्रेस्ट, ओवरी एंड एंडोमेट्रियम। ये 3 ही कैंसर जो हैं 95% हमारे कैंसर, फीमेल कैंसर्स को कवर कर लेते हैं। अब ईस्ट्रोजन, जब मॉलिकुलर स्टडी, ये मॉलिकुलर साइंस में
पब्लिश रिसर्च पेपर है, प्रूवन रिसर्च पेपर है, क्रेडिबल मेडिकल सोर्स से मैं बात करता हूँ। मैं इधर उधर से उठा के कहीं अखबार में छप गया, कहीं आर्टिकल आ गया, वो कभी भी मैं बात नहीं करता। तो जीनो एस्ट्रोजन जब हमारे सेल्स में जाते हैं, ये देखिए रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज को ये ट्रिगर करते हैं, हमारे सेल्स के जीन्स को खराब। ये एक साइंटिफिक डायग्राम है, आप लोगों के समझना आसान भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आईजीएफ के बारे में याद रखिए, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज और जीन्स को, सेल्स को, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करना। इसी तरीके से एपिथेलियल सेल, ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब साइंटिफिक सेल्स हैं ट्यूमर्स को बढ़ाने के लिए, कैंसर्स को बढ़ाने के लिए। ये और रिसर्च पेपर्स हैं जहाँ जीनो एस्ट्रोजन की बात हुई है कि जीनो एस्ट्रोजन कैसे, अगर हम फीमेल फीटस को भी दे एक्सपोज करते हैं तो भी फ्यूचर में उसके ही साथ उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन और डीएनए में डैमेज कर सकता है। सिमिलरली इसका मेटाजोआ, ये सिंपल सेल्स हैं, उन पे रिसर्च की तो उसमें भी ये पता चला कि जीनो एस्ट्रोजन उनको भी डीएनए डैमेज देता है। फीमेल इनफर्टिलिटी तो हो गई, मेल इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्म, स्पर्म की अच्छी क्वालिटी ना होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ जीनो एस्ट्रोजन का है। ये जरूर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस स्लाइड को जरूर याद रखिएगा क्योंकि बाद में डाइट के वक्त आपको यही स्लाइड काम आने वाली है। जब प्लास्टिक फूड में हम खाना गर्म करते हैं, स्टोर करते हैं, तब उसमें 95% बीपीए लीच होता है। ये यूएस में छपी हुई फूड सेफ्टी के जर्नल में छपी हुई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है। और इसी से फिर प्री नियोप्लास्टिक लीजन यानी ट्यूमर्स और होने वाले कैंसर सेल्स आगे के लिए बढ़ते हैं। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स यानी फूड एडिटिव्स, इमल्सीफायर, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, परमिटेड फूड कलर्स की बात कर रहा हूँ, उन और फूड एडिटिव जो हमारे सभी प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड में होता है। एग्जाम्पल, किसान की सॉस खोल के देखिए, पीछे उसका लेबल पढ़िए, सिर्फ 28% से 30% उसमें टोमेटोज है, बाकी क्या है, यही इमल्सीफायर्स, कलर्स। इसी तरह बच्चों का कॉमन फ्रूटी, सब बच्चे इतने पागल हो रखे मैंगो जूस और फ्रूटी को लेके, 17% मैंगो पल्प है उसमें, बाकी क्या है, यही एमल्सीफायर, जहर, कैंसर, जो रोज उनके एस्ट्रोजन को सिग्नल कर रहा है। तभी हमारी बच्चियां रोज जो है जल्दी मेंसेस की तरफ जा रही है, उनकी रिप्रोडक्टिव एज खराब हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पी पी के, ये जहर पी पी के हम लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं और हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ा रहे हैं। अब जीनो एस्ट्रोजन क्या डैमेज देता है ये हमने सीख लिया। अब जीनो एस्ट्रोजन आ कहाँ से रहा है, इस पर डिटेल्ड में समझते हैं। केमिकल्स, इसमें से कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ शायद ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी जितना हो सके बीमारी से बच तो सकते ही है ना। इस जो हमने हेल्थ का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, पीले से हरे की तरफ तो जा सकते हैं ना, पीले से लाल की तरफ जाने की जगह। तो केमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डिओड्रेंट्स, अब जो हमें मंडी में सब्जी मिल रही है वो तो हम नहीं बदल सकते, बट हम अपनी कुछ, जितनी हमारे पास जगह है या कुछ, इसीलिए मैं हाइड्रोपोनिक्स, सॉइल वाली या अपनी खुद की किचन गार्डनिंग को सपोर्ट करता हूँ। जितना हो सकता है खुद उगाने की कोशिश करता हूँ। ऑफकोर्स शहर में रहते हो आप, सब कुछ तो नहीं उगा पाते, बट जितना परसेंट कम होगा उतना ही हम उस लाल स्पेक्ट्रम से हरे स्पेक्ट्रम की तरफ जाएंगे। और कुछ चीज़ें तो हम खरीदते हैं ना बिना बात के, डिओड्रेंट्स हो गया, हेयर कलर्स हो गए, है ना, हेयर कलर्स तो लेडीज इतने प्यार से, इतने चाव से लगवाती हैं। उसके बाद डिओड्रेंट, हमारे अपर थर्ड क्वाड्रेंट ब्रेस्ट का जो एक्जिला के बिल्कुल पास है, वहीं पे हम एल्युमिनियम कंटेनिंग, एल्युमिनियम एक नॉन डीएनए डैमेजिंग कार्सिनोजन है, वहाँ पे हम रोज एब्जॉर्व करवा रहे हैं थ्रू बगल में डिओड्रेंट छिड़क छिड़क के, लगा लगा के, तो वो हमारे, और तभी ब्रेस्ट में या कैंसर्स में, ट्यूमर्स में देखा जाता है अपर आउटर क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अब सोच लीजिए आप लॉजिक क्या है इसके पीछे। उसके बाद बात आती है मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की। जितना भी एनिमल से आया प्रोडक्ट है, सब में स्टेरॉइड्स हैं, केमिकल्स हैं, और अगर प्योर भी है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। एनिमल प्रोटीन में मीथियोनिन है जो बाद में होमोसिस्टीन में बदल जाता है, और वो होमोसिस्टीन हमें इन्फ्लामेशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम देता है। इसीलिए हम वीगन डाइट के पूरे सपोर्टर हैं, वीगन डाइट को प्रमोट करते हैं। मैं खुद 2 साल से स्ट्रिक्ट वीगन हूँ, मैंने कोई भी एनिमल से आया प्रोडक्ट पिछले 2 साल में कंज्यूम नहीं किया है। इक्का दुक्का जगह छोड़ दे जहाँ मजबूरी होगी वो। उसके बाद ब्यूटी एंड स्किन केयर, बड़े चाव से हेयर कलर लगवाना, हेयर स्ट्रेटनर लगवाना, रोज रोज मस्कारास, लिपस्टिक्स, बिना बात के, जहाँ रोज जाना है ऑफिस वहाँ पे भी इनको यूज़ करते रहना धीरे धीरे। और एक रिसर्च पेपर स्टडी कहती है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम 450 से ज़्यादा केमिकल्स रोज़ एक्सपोज करते हैं अपने आप को। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जहाँ पे स्प्रे होता है
आजकल प्रॉफिट के वजह से ऑर्गेनिक फूड क्योंकि सुंदर भी नहीं दिखता, उसका साइज़ भी कम होता है। मैंने अपने छत पे टमाटर लगाए हुए हैं, कंपैरेटिवली आधे या टू थर्ड साइज़ के होते हैं, तो आप बाज़ार जाके भी बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर दिखने वाला खाना पसंद करते हैं। तो मैं वहाँ आपको ये कहूँगा कि जो सब्ज़ी सबसे बेकार दिख रही है वो खरीदिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जितने हो सके खरीदने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हम गार्डनिंग टिप्स देते रहते हैं, मेरा भी चैनल है यूट्यूब पे, उस पर भी मैं डालता रहता हूँ बीच बीच में। जितना हो सके, जहाँ हो सके, अपने बालकनी में, अपने छत पे जितना थोड़ा बहुत खाना तो उगा ही सकते हैं। कम से कम ग्रीन सैलड तो हम सब आराम से उगा सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में खाना रखना, प्लास्टिक पैकेजिंग में खाना रखना। अब यहाँ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, मीट एंड डेयरी एंड प्लास्टिक। अरे वाह, आज चिकन टिक्का खाया जाए और साथ में मटन सीख कबाब हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। आ गया ना मुंह में पानी। अब प्रॉब्लम क्या है कि टाइम तो हमारे पास है नहीं कि घर में बनाए, तो हम क्या करते हैं, चलो जी फ्रेश टू होम, लिशियस, जोमेटो या फिर ये फास्ट फूड जॉइंट KFC, मैकडी, किसी से भी बुला ले, ऑर्डर कर देते हैं जी। अब आप देखेंगे मैकडी में जो आपके बर्गर के अंदर पैटीज डलती है, इवन वेजिटेबल और नॉन वेज दोनों में, मैक चिकन महाराजा एट्सेट्रा एट्रा जो भी है उनका, या बर्गर किंग भी ले लो, कोई भी ले लो, नाम अलग अलग है, ये प्लास्टिक के अंदर पैक्ड रेडीमेड पैटी उनके फ्रीज़र में फ्रोज़न रहती है। और शायद हम लोग उसकी कोल्ड चेन को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। तो वो पैटी फिर जैसे आप ऑर्डर करते हो, वो पैटी फ्रीज से निकालता है उनका एम्प्लॉय और पैकेट से निकालता है जहाँ पे वो BPA लीच हो चुका है, जो अभी स्टडी हमने दिखाई, वो केमिकल फिर उठाता है, और जो तेल शायद दिन में 200 बार गर्म और ठंडा हो चुका है, उबल चुका है, जो कार्सिनोजन खुद हो गया, उसमें वो पेटी डाली जाती है, तल दी जाती है, और फिर बर्गर में बंद करके उसके ऊपर थोड़ी सी और मेयोनीज डाल के, जहाँ इमल्सीफायर्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं जो जीनोएस्ट्रोजेनिक है, और वो बर्गर आपको दे दिया जाता है। चलो वंस इन ए वाइल कभी खा लिया, महीने 5-6 महीने में। बच्चे हमारे हर वीकेंड पे खाना चाह रहे हैं इसको, तो अब आप समझ सकते हो, खुद लॉजिक लगा सकते हो। और उसके अलावा इसी डेयरी आपका सुबह का नाश्ता, भाई चौकोज खाने हैं दूध में डाल के अपने बच्चों को, तो अब फिर बीमारियां तो हम बच्चों को खुद ही खरीद के दे रहे हैं ना, तो एटलीस्ट ये बदलाव तो हम कर सकते हैं ना। देन कम्स माइक्रोवेव्स, जो मैंने कहा ना, C फॉर कन्वीनियंस, C फॉर कंफर्ट एंड C फॉर कैंसर। तो माइक्रोवेव मेरे घर में तो है नहीं, बाकी आप देखिए। और माइक्रोवेव में फिर आप प्लास्टिक में रख के खाना गर्म करते हैं, तो फिर आपको मिलना ही मिलना है बीमारियां। उसके बाद आते हैं प्लास्टिक कंटेनर। जितने भी आप रेस्टोरेंट फूड या स्टोरेज फूड मंगाते हैं, सब में यही प्लास्टिक कंटेनर यूज़ हो रहा है, बच्चों के प्लास्टिक टॉयज़ एट्सेट्रा। तो बेसिकली ओवरऑल प्लास्टिक की बात है। उसके अलावा केमिकल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये हमारे दिमाग से हटने को ही तैयार नहीं है कि भाई इनके खाए बिना ताकत आ सकती है। मैं 2 साल से वीगन हूँ, और बट मेरी रनिंग स्पीड और बढ़ती जा रही है कम होने की जगह। तो ऐसा नहीं है। और विराट कोहली को देख लीजिए, बाकियों को देख लीजिए, स्पोर्ट्स जोकोविच को देख लीजिए, जो नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, क्या उनसे ज़्यादा आपको प्रोटीन या मेहनत की ज़रूरत है? अब जीनोएस्ट्रोजन की, ये अगेन इंसाइक्लोपीडिया फूड सेफ्टी में सब छपा हुआ पेपर है, इसके बारे में पढ़िए आप। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड जो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम वेस्ट, जो हम घरों में, जो मैं खुद कहता हूँ, मैं अपनी कंपोस्ट खुद बनाता हूँ, तो आपका किचन वेस्ट, सूखा और गीला कूड़ा ही सिर्फ अलग कर ले, तो भी आप अपने आप को जीनोएस्ट्रोजन से बचा सकते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ बड़े बड़े बने जा रहे हैं ना, हम सरकार को तो गाली दे देते, हम अपना स्टेप नहीं उठाते। तो हमें एटलीस्ट अपने लेवल पे तो कंपोस्ट बना देनी चाहिए, चाहे आप पार्क में ही फेंक दो, फिर बाद में पेड़ को ही खाद मिल जाएगी। तो एटलीस्ट आप कम कूड़ा अपने डंपिंग साइट पे भेजेंगे, और वो फिर कूड़ा लीच करके आपके पानी के सोर्स में नहीं आएगा, फिर वो पानी के सोर्स से आपको दोबारा नहीं आएगा। उसके बाद मीट फीड, फैटी मीट, फिश, कि जैसे मैंने बताया ना, ये जीनोएस्ट्रोजन फैट में इकट्ठे होते हैं, तो ये सब एनिमल फैट में ये सब जीनोएस्ट्रोजन आपको मिल रहे हैं, इसीलिए हम वीगन होने की बात करते हैं। और ये लिपोफिलिक होते हैं और सिर्फ 2 बार निकलते हैं जब बॉडी से रिलीज, हमेशा ये एक्यूमुलेट ही होते रहते हैं हमारे फैट में। 2 तरीके हैं जब ये एक्यूमुलेट ना होके रिलीज होते हैं, वो है फास्टिंग, जब आप फास्ट रखते हैं, इसीलिए मैं लंबे लंबे फास्ट रखता हूँ, कल भी मेरा एकादशी का 24 आवर्स वाटर फास्ट था। और दूसरा, जब माँ अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, और जब आप वेट लूज करते हैं, इन 3 कंडीशंस में ये हमारी बॉडी से रिलीज भी होते हैं। तो वो बैलेंस की बात की ना हमने माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जितने ऐड हो रहे हैं अगर उतने रिलीज कर लेते हैं आप,
यानी कि 15 दिन में एक एकादशी का फास्ट रख लेते हैं तो ये रिलीज हो गए, तो कैंसर सेल्स नहीं बने। लेकिन फास्ट वो नहीं जो आप करते हो कि बीच में दूध भी पी लेते हो, फ्रूट भी खा लेते हो, कुट्टू के आटे की रोटी भी खा लेते हो, बॉडी को एनर्जी का सोर्स नहीं देना उतने टाइम, तभी ये रिलीज होंगे। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सीफायर्स, प्लास्टिक कंटेनर, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ कि जो आप चाव से रेडीमेड फूड मंगा के अपने माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेते हैं ना, वहाँ पे आपको कैसे बीमारियाँ मिल रही। तो जो आप कह रहे हो ना मैंने कभी सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया, यहाँ से भी बीमारियाँ आ रही हैं। और शायद सिगरेट शराब से ज़्यादा बीमारियाँ आज की डेट में यहाँ से आ रही। इसके अलावा हेयर कलर कॉस्मेटिक्स, इसका सब पूछते रहते हैं अल्टरनेटिव, मेरे पास तो कोई अल्टरनेटिव, हाथ जोड़ देता हूँ मैं तो क्लिनिक पे। औरतें इसको छोड़ ही नहीं पा रही हैं किसी भी हाल में। औरतें इसको किसी भी हाल में छोड़ नहीं पा रही हैं, और इसको छोड़ना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है मेरे हिसाब से, अगर आपको कैंसर से बचना है, बीमारियों से बचना है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हेयर कलर यूज़ करते हैं, कभी वो जब हेड शेव कर लेते हैं या उनके हेयर लाइन के आसपास भी आपको सफ़ेद पैचेस दिखते हैं, विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग के छोटे छोटे पैचेस, या बड़े भी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि डीएनए डैमेज कर रहा है उन स्किन सेल्स के, मेलानोसाइट्स को, मेलाना उनके डीएनए डैमेज करके उनको चेंज कर रहा है, यानी ये म्यूटेटिंग है। सब अमोनिया फ्री अच्छी अच्छी कंपनियों की बात करते हैं, अमोनिया तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई जी, वो तो डायरेक्ट डैमेज कर रहा था। हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बेंजीन की कोई बात नहीं कर रहा है। और मैं नहीं समझता दुनिया में कोई भी डाई बन सकती है, रंग बन सकता है बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड और बेंजीन के। इसीलिए जब से ये डाई इंडस्ट्री आ गई है, हमारी नदियाँ खराब हो गई हैं, जहरीली हो गई। ये अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं, जहाँ पे प्रूव हो चुका है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैसे हेयर कलर और हेयर स्ट्रेटनर्स और ये केमिकल्स बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं इसके भरपूर अगेंस्ट रहता हूँ, और आपको भी कहूँगा सोच समझ के अपने लिए, अपनी डिसीजंस को लिए बढ़िए। अगेन ये रूटर्स जो एक काफ़ी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है, उनकी पेपर है। जो मैंने बात की एल्युमिनियम किस तरह से हमारे एंटी पर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट्स में लग रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ रहा है जो ब्रेस्ट कैंसर दे रहा है। ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन ट्यूमर्स में कैसे हमारे टेल्कम पाउडर का रोल है। देन कम्स जो कॉमनली यूज्ड, और कुछ तो हमारी मजबूरी भी हैं, लेकिन दवाइयाँ जो हम रोज़मर्रा कई बार यूज़ कर रहे हैं। कुछ तो चलो वैक्सीन्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, या आमतौर पे ऑटो इम्यून डिजीजेज यानी गठिया, सोरियासिस, इस तरह की बीमारियों में यूज़ होती है। हार्मोन थेरेपी, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट देते हैं, जो ये जितनी आपको ब्लीडिंग की, यूट्रस की प्रॉब्लम आती है ना, एंडोमेट्रियल, इसका एक ही इलाज करते हैं डॉक्टर्स, इसकी डीएनसी कर दो, उसके बाद 3 महीने आप मेरी सहेली या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 21 दिन वाली खाओ, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जैसा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उन गोलियों को छोड़ते हो, बॉडी वापस उस हाई एस्ट्रोजन स्टेट में आ जाती है, बैकफायर करती है, और ये रिपीट होती है। फिर बाद में बोल देते हैं 2-3 बार डीएनसी करने के बाद, जी नहीं अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? ऐसा होता है कि नहीं? और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके बारे में बात कर चुका हूँ कि हम वुमेन लिबरेशन के नाम पे किस तरीके से हम गलत धारणा पाल रहे हैं, और ऐसा कॉमनली अपने आप को बीमारियां दे जा रहे हैं। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे फ्लुक्सेटिन, पैरोक्सिन, बहुत कॉमनली आज नींद के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, भाई नींद नहीं आ रही। प्रोटीन पंप इनहिबिटर, इसका तो मैं क्या नाम लूँ, टॉफ़ी जैसे बच्चे खाते हैं, हम लोग सुबह उठते ही अपना दिन इससे स्टार्ट करते हैं। आज ये एसिडिटी हो रही है, पैंडी खा लो। आप ये नहीं कि अपना छोला भटूरा कम कर लो, रात को लेट नाइट मत खाओ, रात को खाने के बाद फिर वो गजरेला मत खाओ, वहाँ नहीं सुधार करना, सुबह एक कैंसर कॉजिंग पिल जरूर हमने ले लेनी है। एंड देन WHO की वेबसाइट पे बीपी को कम करने वाली कॉमनली यूज दवाइयाँ जो टेलमिसार्टन के नाम से, टेलमैच के नाम से आती है, अगेन वो भी हमें ट्यूमर्स और कैंसर देती है। उसके अलावा डायबिटीज़ मेडिकेशन जो मैंने बताया, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस तो अपनी जगह है ही है, उसके साथ डायबिटीज़ की दवाइयाँ। तो अब आदमी बेचारा एक तो डायबिटीज़ से परेशान, उसके बाद डायबिटीज़ की दवाइयाँ, दोनों ही उसको कैंसर दे रही हैं। तभी 80% कैंसर पेशेंट में ये देखा जाता है कि उनको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या ओबेसिटी की हिस्ट्री पाई जाती है। हो सकता है मैं जो कड़ियाँ आपको दे रहा हूँ आप उसे जोड़ पा रहे हो, लॉजिकली देख पा रहे हो। ये देखिए किस तरह से FDA ने रिकॉल ले ली है कैंसर कॉजिंग एंटासिड जो आप रोज़ खा रहे हैं। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि इनके ऊपर वार्निंग है, जैसे सिगरेट शराब पे आती है ना हानिकारक है सेहत के लिए, ऐसे लिख के आए कि ये गैस्ट्रिक कैंसर करती है, रीनल,
हो सकता है यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ समाज में डायलिसिस के केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं। ये WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से एक इंफॉर्मेशन है। कॉमनली यूज्ड बीपी की दवाइयाँ और शुगर की दवाइयाँ और रेनिटिडिन यानी कि एंटासिड, ये तीनों में कैंसर कॉजिंग NDMA ये तत्व मिला है जो कॉमनली नोन प्रूवन एंटी कैंसर कार्सिनोजन है। सॉरी, अगेन ये सेम स्टडी इट्स, एंड ये लोग बोल रहे हैं जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे जैसे और रिसर्च होगी और केमिकल्स मिलेंगे हमें, तो हमें उस तरफ जाना है कि भाई हमें दवाई यूज़ ही ना करनी पड़े, रादर देन मैनेज नहीं करना, मजबूर होकर दवाइयों पे नहीं डालना। आजकल इतनी लंबी लिस्ट लेके लोग आते, 13-14 दवाइयाँ रोज खा रहे हैं, 50 पार नहीं होती अभी उम्र। आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड कैंडल, जो आप बड़े सुगंधित रहना चाहते हैं घर में और फिर वो परफ्यूम्स और स्प्रेज करते हैं, उन सब में यही केमिकल्स हैं जो जीनोएस्ट्रोजन और कैंसर दे रहे हैं। प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक टॉयज की हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब एक और कॉमन मिथ है, फाइटोएस्ट्रोजन की बात करते हैं। कॉमनली आप जिम जाएंगे, आपका जिम इंस्ट्रक्टर बोलेगा जी आप बॉडी बनाने आए तो सोयाबीन तो बिल्कुल मत खाना, इसमें एस्ट्रोजन होता है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन कम कर देगा। ये मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको मसल नहीं बनेंगे, ये नहीं वो नहीं। असली रिसर्च जानिए, मसल्स प्रोटीन से नहीं बनते, मसल्स बनते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर, और यही ग्लाइकोजन बाद में फैट का रूप, ट्राइग्लिसराइड का रूप लेके हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, क्योंकि हम जरूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, फिर वो लिवर में फैट जमा होता है और वही कोलेस्ट्रॉल। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे अलग अलग बीमारियों के पीछे कारण तो एक ही है, नाम हमने अलग दे दिया। लिवर को ठीक करना तो जाइए लिवर स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना तो जाइए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। 4 दवाइयाँ वो लिखेगा, 4 लिवर वाला लिखेगा, खाइए 8 दवाइयाँ। समझ पा रहे हैं आप सिनेरियो को? जो इंसुलिन रेजिस्टेंट मेटाबॉलिक सिंड्रोम की मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर सेफरिड ने हमें सिखाया। यहाँ बात हो रही है फाइटोएस्ट्रोजन, जो सोया प्रोडक्ट्स में बहुत पाया जाता है। अगर इनकी बात सही है जिम वालों की, तो सोया तो एक स्टेपल फूड है जापान में और चाइना में। और फिर ये कैसे यहाँ सबसे कम ब्रेस्ट कैंसर के रेट है, सबसे लंबा जी रहे हैं ये लोग, जो रोज सोयाबीन शायद 2-2 बार 3-3 बार खा रहे हैं। ये प्रूवन मेडिकल पेपर है जो बता रहा है कि फाइटोएस्ट्रोजन अपनी डाइट में ऐड करने से, फाइटो मीन्स प्लांट, ईस्ट्रोजन मीन्स जो ईस्ट्रोजन हम बात कर रहे थे, जीनो ईस्ट्रोजन है केमिकल बेस्ड ईस्ट्रोजन, फाइटोएस्ट्रोजन है प्लांट बेस्ड जो नेचुरली प्लांट्स में होता है। ये वीक होता है, नेचर ने कभी भी ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके आपको चीज़ नहीं दी है कि भाई आप उसको पचा ना पाओ। जैसे प्रोटीन के आजकल आप वो पीते हो ना स्कूप्स में, एक ही स्कूप में 30 ग्राम 40 ग्राम, जिम वाले बड़ा बोलते हैं, वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है। बॉडी इतने सारे प्रोटीन को पचाने के लिए नहीं बनी है। नेचर में आप एक भी जगह बता दो जहाँ इतने कॉन्सेंट्रेटेड रूप में प्रोटीन मिले और वहाँ कार्ब और फैट ना हो। किसी भी खाना ऐसा नहीं है, कोई भी खा, आप चिकन और फिश की भी बात कर लो, प्रोटीन मात्रा ज़्यादा है बट उनमें भी फैट और कार्ब्स हैं। तो नेचर हमेशा एक होल पैकेज बना के आपको देती है, जो आपकी बॉडी नेचुरली प्रोसेस ना करके, प्रोसेस फूड ना, लेकिन नेचर, तभी हम बोलते हैं रॉ नेचुरल फूड खाइए। तो अब यहाँ आप वो देख पा रहे हैं कि ये वेट लॉस में, हार्मोन डिपेंडेंट बीमारियों में, स्किन की हेल्थ में, बोन की हेल्थ में, हार्ट की हेल्थ में, डायबिटीज़ में फाइटोएस्ट्रोजन पॉजिटिव रोल देते हैं। सिमिलरली अनदर ये स्टडी है जो फिर वही बात बता रही है, जीनोएस्ट्रोजन के असर को कम भी कर सकते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। ये देखिए चाइनीज वुमेन क्यों बची रहती है, क्योंकि वो मशरूम और ग्रीन टी रोज पीती है, और हमारा दिन शुरू होता है चाय से, नॉर्मल दूध वाली चीनी वाली बीमारियों वाली चाय से। ये अगेन वही बात बता रहे हैं कि फाइटोएस्ट्रोजन हमारे लिए पॉजिटिव है हमारी हेल्थ के लिए। अब फाइटोएस्ट्रोजन कहाँ से आते हैं, जीनोएस्ट्रोजन की सोर्स समझ ली, अब फाइटोएस्ट्रोजन। तभी शायद ब्रोकली इतनी अच्छी मानी जाती है। ब्रोकली हो गए, सोयाबीन हो गए, तिल हो गए, हमारे वेरियस नट्स हो गए, गार्लिक हो गए। अब आप देखेंगे ये सब, जब हम एंटी कैंसर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो नंबर 1 पे आती है क्रूसीफरस वेजिटेबल, ब्रोकली, और ब्रोकली की पत्ता गोभी और बंद गोभी, एंड एलियम फैमिली यानी गार्लिक और प्याज, और इसके अलावा ये सब तो है ही हैं। अब प्रॉब्लम्स हमने समझ ली, प्रॉब्लम्स का सोर्स हमने समझ लिया, अब बात होनी चाहिए सॉल्यूशंस की, क्योंकि एज ए डॉक्टर और एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा हमेशा से ये एम रहा है कि सॉल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस करके तो आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ही जाते हो और उससे कोई हल भी निकलता नहीं। और तभी मेरे इंट्रोस्पेक्शन की, मैंने ये जो सवाल आप पूछते हो कि भाई मैंने सिगरेट शराब पी नहीं फिर भी कैंसर हुआ, उसने मुझे झिकझोर दिया अंदर से। मुझे कोविड के दौरान थोड़ा समय मिला, कोविड के बाद पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 3 बेसिक एस्पेक्ट्स है। केमिकल एस्पेक्ट, जो हम खाना खाते हैं जो हमें फ्यूल देता है,
देन कम्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, हमारा पोस्चर, हमारी एक्सरसाइज, हमारे मसल, हमारा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है इंसान की। एंड तीसरा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इमोशनल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पर स्ट्रेस ज़्यादा है तो हम कभी भी ठीक नहीं रह सकते, जैसे हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है और हमें बीमारियां मिलती हैं। अब एक एक करके हम तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले केमिकल एस्पेक्ट यानी डाइट। क्या डाइट कैंसर को ठीक कर सकती है? इसमें दो मेजर पॉइंटर्स हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट यानी कम कैलोरीज खाना, एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग का यूज़ करना। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, ये जर्मन साइंटिस्ट है, 1924 में इनको नोबेल प्राइज मिला था वार्बर इफेक्ट बताने के लिए। वार्बर इफेक्ट क्या है, ये मैंने पहले भी बात की थी जहाँ डॉक्टर सेफरिड ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की। वार्बर इफेक्ट क्या है? वार्बर इफेक्ट ये बताता है कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के ज़्यादा शुगर को पसंद करते हैं। आपको भी बहुत पसंद है ना शुगर, गजरेला ला दो जी खाने के बाद, आज तो आइसक्रीम हो ही जाए। और मीठे खाए बिना हमारा खाना नहीं मज़ा आता खाने का। जितना मीठा आपको पसंद है, शायद आपके कैंसर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को उससे कई गुना ज़्यादा शुगर पसंद है, और इसी को वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। आपके नॉर्मल सेल से तकरीबन 10 से 20 गुना शुगर कैंसर सेल्स को चाहिए। तो अगर आप एक हाई शुगर फूड खाते हैं तो आपके ट्यूमर्स और कैंसर सेल उतनी ही तेज़ी से बढ़ेंगे। और ये कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट अपने कैंसर पेशेंट को नहीं बोलता, बल्कि वो बोलता है भाई दूध में डाल और वो मिलावट कर, जो क्या आते हैं आजकल प्रोटीन सप्लीमेंट जो आर्टिफिशियल शुगर और स्वीटनर से लोडेड है। तो एक तरफ हम कैंसर के लिए कीमो और रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, एक तरफ हम ये सप्लीमेंट्स दे रहे हैं। और चीनी बंद करने का कोई नहीं बोलता, खाओ जी जो मर्जी खाओ, आपका वेट कम हो गया वेट बढ़ाओ। भाई बताओ तो सही कैंसर पेशेंट को, भले ही जो मर्जी पैथी आप यूज़ कर रहे हो। और एक और बात, एक रिसर्च, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये शुगर देती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमारी कीमोथेरेपी से यूज़ दवाइयाँ भी पूरा असर नहीं दिखा पाती। तो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग जहर जैसी दवाइयाँ हम खा रहे हैं कैंसर ठीक करने के लिए, और उसका भी असर हम कम कर रहे हैं सिर्फ डाइट से। इसी वार्बर इफेक्ट पे हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिसको पेट स्कैन कहते हैं। ये एक एस डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो पूरी बॉडी के कैंसर सेल्स को बताया जाता है। इसमें हम ना रेडियो एक्टिव ग्लूकोज यानी वो शुगर दे देते हैं, क्योंकि शुगर कैंसर सेल को पसंद है, वो खींच लेते हैं उनको, और फिर सीटी स्कैन में वो चमक के बाहर दिखते हैं। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं कि कैंसर सेल्स कहाँ कहाँ बॉडी में। नॉर्मल सेल्स उतनी शुगर लेते नहीं है, तो वो इस पर चमकते नहीं है। अब आप समझे हम कैसे दिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया, मतलब जो हमारा इंडिया का फेवरेट टाइम पास है, शायद कुछ नहीं है काम, चलो यार चाय पी लेते हैं। अब दूध और चाय, चीनी वाली चाय में तकरीबन 100 कैलोरीज है एक कप चाय में, जिसके साथ आप कोई मट्ठी रस नहीं ले रहे तब की बात कर रहा हूँ, वो ले लो तो शायद ये 200-300 कैलोरी बन जाए। और 100 कैलोरी जलाने के लिए हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो दिन में 2 चाय पी ली ना, खाली चाय बिना नमकीन मट्ठी के, तो आपने 6 किलोमीटर की सैर बांध ली। और 6 किलोमीटर तो आप क्या ही चलोगे, रोज चलते तो है ही नहीं हम लोग। तो रोज ये 6 किलोमीटर ऐड होते 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 फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया का वो डैमेज देते हैं जो मैंने बात बताई। तो आपका दिन की शुरुआत ही गलत है। दूसरा, बच्चियों को हम क्या देते हैं, लाओ जी दूध में चौकोस डालो फटाफट खाओ और निकलो, या फिर ब्रेड का टोस्ट सैंडविच बनाओ और जूस पिलाओ। जूस को हम कितना हेल्दी मानते हैं। एक तो पैक्ड जूस तो मैंने बात किया, उसमें तो पल्प ही बहुत कम है, लेकिन घर में बने जूस की भी बात कर लेते हैं आज। जूस जब आप बनाते हो, आपको मैं बोल दूं संतरा खाओ, कितने खा लोगे? एक या दो बस हो जाएगी उसके बाद आपकी। जूस में एक ग्लास जूस 200-300 ml का जूस बनाने में 5 से 6 संतरे लगते हैं। और उस संतरे को वो जूसर जो उसका गूदा यानी फाइबर तो निकाल के फेंक देता है, और 5 संतरों की चीनी एक साथ आपके साथ जूस में आ जाती है, साथ में मैदे वाली ब्रेड। चलो जी, कितनी शुगर एकदम से आपने स्पाइक कर दी, हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट वहीं से। तो दिन की शुरुआत ही गलत। तीसरा फेवरेट ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे या पराठे, साथ में दही, डेयरी प्रोडक्ट, साथ में उसमें चीनी डाल के, शक्कर डाल के। और हाँ, यहाँ शुगर के बारे में एक और बात कर दूँ, बड़े क्लिनिक पे आके बोलते हैं जी हम तो चीनी नहीं देसी खांड खाते हैं। अब भाई देसी खांड भी तो प्रोसेस शुगर ही है, बस ये फ़र्क है कि जहाँ 2 चम्मच चीनी डलती है वहाँ 4 चम्मच खांड डलेगी। एट द एंड ऑफ द डे जाएगा तो उसका केमिकल, जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो तो वही ग्लूकोज और शुगर है जो कैंसर सेल्स की फेवरेट है। और अब बात कर लेते हैं, आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, नहीं तो मैं कुछ और दिखाता। आइसक्रीम, भाई डिनर के बाद इसके बिना तो आजकल दिन ही नहीं निकलता। तो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले, आइसक्रीम में होता क्या है। फैट, प्रोटीन एंड इमल्सीफायर, जो इमल्सीफायर मैंने अभी बात की, फूड एडिटिव।
फ्लेवर्स एंड कलर्स, अगेन जीनोएस्ट्रोजेनिक, जहर, एंथोसायनिन्स, वेनिलिन, ये वेनिला असली एक्सट्रैक्ट तो लेते नहीं, उसका केमिकल बना लेते। फिर आ जाते हैं प्रिजर्वेटिव एंड स्टेबलाइजर्स। ये है स्ट्रक्चर आइसक्रीम का आपकी। तो डेयरी प्रोडक्ट इसमें भर के, हाई शुगर इसमें है जो कैंसर सेल्स की फेवरेट है, उसके बाद जीनो एस्ट्रोजन के कितने सारे कंपाउंड हैं। अब आप बोलो भाई कि मेरी बेटियों को, माताओं को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, गांठें आ रही हैं, ट्यूमर आ रहा है, फिर तो और हम डॉक्टर बोलते हैं यार दवाई दे रहे फिर भी असर नहीं आ रहा, ठीक ही नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं इस लिंक को? अब आइसक्रीम की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की आइसक्रीम कंपनी कौन सी है बताइए? पता है आपको? लिखिए जरा चैट बॉक्स में, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, बास्किन रॉबिन्स, है ना? तो बास्किन रॉबिन्स के जो ओनर है ना, जॉन रॉबिन्स एंड उनके फिर पोते हैं ओशन रॉबिन्स। इनके जो ओनर थे उनको डायबिटीज़ हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, स्ट्रोक हो गया। तो उसके बाद ये उनके दादा जॉन रॉबिन्स और ओशन रॉबिन्स उनके पोते, इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा पैसा छोड़ दिया, शन, दे हैव शन्ड द कंपनी, और ये जाके एक फार्मलैंड लिया, अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं और किताबें लिखते हैं। दे हैव टर्न्ड वीगन, इन्होंने वीगन डाइट को सामने, सारी दुनिया को दूध और चीनी बेच ली केमिकल्स के साथ। उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ नहीं जी, हमें वीगन होना है, असली बात तो वीगन है। तभी पूरी मेडिकल रिसर्च को मैं लेके आया हूँ आपके साथ आज इस प्रोत्साहन प्रोग्राम में। अब आप समझ सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का ओनर, आइसक्रीम कंपनी का ओनर, और आपको क्या बेचा जा रहा है, और क्या आप रात का दिन आज खत्म कर रहे हैं जिसके बिना आपका दिन खत्म नहीं होता। अब समराइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ से हमें हार्मोन्स हमारे खराब करने की चीज़ें। एक तो मीट की बात की हमने, क्योंकि ईस्ट्रोजन डोमिनेंट स्टेट में डाल देता है। फिर शुगर की बात की जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में डाल देता है, जिससे हमें वेट गेन और शुगर एडिक्शन होती है। फिर फ्रूट्स की बात की जहाँ पे ज़्यादा जूसेस की बात की, फाइबर के साथ खाने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ। तो ये हाई लेप्टिन, वही मोटापे के साथ लेप्टिन बढ़ाते हैं क्योंकि शुगर लेवल। कैफीन का इनजुडिशियस, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी कि अनाज, मैदा, इसका ज़्यादा मात्रा में अनाज और इसको खाना, ताकि क्योंकि अनाज में कुछ नहीं है, शुगर ही है ओवर द एंड। तो मैं एक यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं दिन में सिर्फ एक ही बार अनाज खाता हूँ, मेरी 2 मील्स रॉ होती, सुबह और दोपहर को मैं बिल्कुल रॉ खाना खाता हूँ। उसमें स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सैलड्स, ग्रीन सैलड्स जो मैं छत पे उगाता हूँ, स्मूदीज़, ज़्यादा ज़रूरत होती है रनिंग के बाद तो चने का सत्तू, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, ये सब मेरी डाइट में होता है ब्रेकफास्ट और लंच में। डिनर में मैं ज़रूर, क्योंकि फैमिली के साथ खाना होता है, तो डिनर में ज़रूर, उसमें भी हम वीट को अब रिप्लेस कर रहे हैं रेड राइस से, रागी से, बाजरा से, जवार से, मिलेट्स जिनको कहते हैं। देन कम्स डेयरी प्रोडक्ट्स, और अब आ गए टॉक्सिन्स, जो ना चाहते हुए हम टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस समरी को, और इसी से अपनी जो है डाइट में भी देख रहे होंगे कि क्या आप ब्रेकफास्ट में, लंच में गलतियां कर रहे हैं। अब सेकंड स्टेप जो हमने बात की, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, एंड सेकंड इज फास्टिंग। तो फास्टिंग में 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला है, एक जापानीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर योशिनोरी ओशुमी। इन्होंने ये तक दिखा दिया है कि कैसे फास्टिंग यूज़ करके हम यंग दिख सकते हैं, अपनी एजिंग तक को पीछे ले जा सकते हैं, अपनी हेल्थ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। दे हैव प्रूव्ड इट साइंटिफिकली, और इसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 2016। फास्टिंग में क्या होता है, उसका केमिकल एस्पेक्ट या उसका बॉडी के अंदर हार्मोनल एस्पेक्ट समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं, जैसे ही मुंह में ग्लूकोज जाता है, हमारा इंसुलिन स्पाइक होता है। जितनी मात्रा ग्लूकोज का एक साथ जाता है उतना ज़्यादा इंसुलिन होता है। तभी मैं जूस की बात कर रहा हूँ। एक तरफ आप ब्रोकली सैलेड खा रहे हैं जिसमें बहुत कम मात्रा में कार्ब्स हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, एक तरफ आप मैदा, छोले भटूरे, आइसक्रीम या हाई शुगर कंटेंट खा रहे हैं या चोकोज, तो ये एकदम से इंसुलिन को स्पाइक करता है, या डेयरी प्रोडक्ट भी। तो उतनी ज़्यादा इंसुलिन मात्रा में बढ़ेगा, और इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। यही कारण है, इसी इंसुलिन ज़्यादा आने से हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको फैट के रूप में स्टोर कर लेती है हमारी स्किन के नीचे, जिससे हम ओबीज होते हैं, और हमारे लिवर में, जिससे दिल्ली में देखा जाए 70% एडल्ट्स का फैटी लिवर आता है। ठीक है। और अब जब हम खाना नहीं खाते यानी फास्टिंग करते हैं, तो इसका रिवर्स होता है, ये इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, और इसकी जगह एक और हार्मोन निकलता है, इसे ग्लूकागन कहते हैं। ये भी पैंक्रियाज ही सेक्रेट करते हैं। ग्लूकागन एक फैट बर्निंग हार्मोन है। वो क्या करता है, जो बचा हुआ लिवर में फैट है ना, बॉडी इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि आपको मैं
15 दिन जंगल में भी छोड़ दो, 20 दिन आप पानी पे भी जी सकते हैं। तो बॉडी उसके लिए अपना स्टोर रखती है। वो स्टोर जो फैट में स्टोर किया था इंसुलिन ने, ग्लूकागन उसी फैट को दोबारा ग्लूकोज में तोड़ देता है। इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकागन उसको तोड़ता है, उस फैट से फिर हम एनर्जी पूरी बॉडी को देते हैं, ताकि बॉडी के सारे सेल्स, ब्रेन, टिश्यूज काम करते रहते हैं और हमारा फैट कम हो जाता है। तो फास्टिंग एक बहुत पावरफुल थेरेप्यूटिक मेथड है जो हम नहीं यूज़ कर रहे, ना कोई डॉक्टर इसके बारे में बता रहे। मैं खुद वॉक द टॉक एटीट्यूड रखता हूँ। मैं पहले खुद शरीर पे ये अप्लाई करता हूँ और फिर अपने पेशेंट को, और इसके ज़रिए हमने बहुत से अपने कैंसर पेशेंट्स को 16 8 आवर्स की फास्टिंग देके ठीक भी किया, उनके रिकरेंस को रोका, जहाँ 3 3 बार कैंसर वापस आ गया सर्जरी, रेडियो, कीमोथेरेपी के बाद। इसी को ग्राफ के रूप में समझाते जो बात अभी की। ये आपने सुबह का डिनर किया, डिनर में खाना खाया, उसके बाद आइसक्रीम खा ली, कितना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक कर लिया। अब आप सोने चले गए सुबह 3 4 बजे, तब जाके थोड़ा वो खाना, कैलोरीज या इंसुलिन कम होने लगा, जब ग्लूकोज चलने लगा। तो रात की नींद के बाद जब सुबह उठने वाले होते उससे थोड़ा पहले यहाँ फैट बर्न हो रहा है। इसके बाद सुबह उठते ही हमने चाय, मट्ठी, रस खा लिया, लो जी बढ़ गया ग्लूकोज। फिर आ गई ब्रेकफास्ट की बारी, कहने को लाइट ब्रेकफास्ट किया, फिर स्पाइक कर दिया। अब लंच, लंच के बाद टाइम पास नहीं हो रहा, चाय हो जाए, थोड़ी कॉफ़ी हो जाए, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक हो जाए। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बात आई तो अपने आप को जो बहुत अक्षय कुमार जी जो अपने आप को फिटनेस आइकन कहते हैं, आजकल वो एक जहर बेच रहे हैं, 20 रुपए का मिलता है लाल रंग का, स्टिंग कहते हैं इसको, जो आजकल मैं बहुत बच्चों के हाथ में देखता हूँ, पनवाड़ी की दुकान पे, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में स्टिंग। अब स्टिंग में क्या है, और जो ये कम उम्र में कार्डिक अरेस्ट के आपके केसेस आ रहे हैं, जो अभी ट्विटर पे वो भी हुए थे वायरल, हो क्या रहा है, टबैको का स्मोक और ये जो सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक है, इनमें 14 से 16 कप कॉफ़ी जितनी कैफीन होती है, आप समझ सकते हैं, और साथ में रंग और शुगर और केमिकल्स। तो ये पिया, इधर से कश मारा सिगरेट का, क्या हो रहा है बॉडी में, इतनी हाई मात्रा में कैफीन गया। अब वो कैफीन क्या कर रहा है, जाके आपकी हार्ट बीट को बढ़ा रहा है, धक 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 धक। यही हमारे प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में भी होता है, जो आजकल जिम करने से पहले लोग लेते हैं। जब धक 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 हुई, अब एक टाइम के बाद हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिस्टम है वो बोलते हैं बस यार, इससे ज़्यादा बिजली मेरे से सहन नहीं होगी। जो आपके घर की इन्वर्टर में नहीं होता, हाई वोल्टेज आ जाती है तो क्या करती है, वो तारें फूक जाती, वो तारें फूक गई, तो वहाँ तार फूकने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिस्टम में ब्लॉक आया और आपको कार्डियक अरेस्ट आता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, फिर उसके लिए डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं, ऐसे झटका देना धड़। तो वो झटका इसलिए दिया जाता है कि भाई, ताकि वापस वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ठीक की जाए, उसको एक हाई वोल्टेज देके फिर से वापस लाया जाए। तो आप समझ सकते हैं, अक्षय कुमार जी को मेरा तो पर्सनली एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी उनको अपील कीजिए कि इस तरह की एड्स ना करें, उनको लोग एक आइकन की तरह देखते हैं। तो ये हमारे समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका एक और नतीजा। अब मान लो आप 16 से 8 घंटे वाली फास्टिंग करते हैं यहाँ पे, जो कॉमन है, आसानी से की भी जा सकती है। मेरी माता जी इसको रोज कर रही हैं और उन्होंने 9 किलो वजन अब कम कर लिया है, उनकी शुगर रिवर्स कर लिया बिना दवाइयों के, बिना एक्सरसाइज के भी। तो अब यहाँ क्या होता है, आप 16 घंटे भूखे रहते हैं तो ये फैट बर्निंग स्टेज में चली जाती है, इंसुलिन कम होती है, फिर आप एक बार मील लेते हो, तो ये 2 मील्स ए डे प्लान होता है। अब अगर आपको ट्यूमर्स और कैंसर्स को ठीक करना है, ये मैं फॉलो करता हूँ, तो आपको 20 घंटे से ज़्यादा, डॉक्टर योशिनी ओसुमी ने यही बताया कि 20 घंटे के बाद बॉडी क्या करती है, बॉडी का ग्लूकोज खत्म हो चुका होता है, फिर वो फैट से एनर्जी लेती है, फैट भी खत्म हो जाता है 20 घंटे तक। उसके बाद वो प्रोटीन सेल से एनर्जी लेती है, और प्रोटीन बॉडी बड़ी परफेक्ट है, वो प्रोटीन में ये जो ट्यूमर सेल्स हमने बताया, जो रिएक्टिव ऑक्सीडेट, उनको पहले तोड़ती है, क्योंकि, और जब हम इतनी लंबी फास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूकागन के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है। वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, और इसमें एक कंपैरिजन भी बता दूं, जब हम विगरस ट्रेनिंग करते हैं, तेज रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो 400% ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में हमारा ग्रोथ हार्मोन 2000 गुना तक बढ़ता है, 2000 टाइम्स, मतलब 20 गुना तक बढ़ता है। तो एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज से भी बेटर है लॉन्ग टर्म फास्टिंग। तो लॉन्ग टर्म फास्टिंग को यूज़ करके हम अपने कैंसर सेल्स को खा सकते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम दिखा रही है, ऑटोफेगी। जब हमारा लॉन्ग टर्म फास्ट करें तो ये खराब वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया बना था, इसको हमारी बॉडी के सेल्स खुद खा लेते हैं। इसमें जो एमिनो एसिड या बेसिक प्रोडक्ट निकलते हैं, जब ये टूटता है तो उसको फिर रीयूज़ करते हैं और यंग सेल्स बनाते हैं।
इसी तरह एजिंग के अगेंस्ट बात करते हैं। यही वही बात फिर से डेयरी प्रोडक्ट की। इतनी सब बीमारियों के अगेंस्ट फास्टिंग काम करती है, न्यूरो डिजनरेटिव, डायबिटीज़, वेरियस अदर, एजिंग, पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर एक्सेट्रा। ये दोनों बातें जो हमने अभी की डाइट में, यही यहाँ प्रूव हो रही है कि माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ के लिए कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों बेनिफिशियल है। और यहाँ पे ये प्रूवन साइंटिफिक रिसर्च पेपर है इसके बारे में। यही बात कुछ नई बात नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदा में महर्षि वाघभट, जिनकी हमने शुरू में बात की थी, आज से 2000 साल पहले ही लिख गए हैं। सेम बात हमारे स्टॉलवर्ड्स ने 200-300 साल पहले, जो फेमस डॉक्टर्स हुए हैं होम्योपैथी में, जिन्होंने कैंसर के खिलाफ लड़ाई को जीता है, ठीक किया है, उन्होंने भी यही लिखा है। और यही डाइट हम लोग प्रोत्साहन प्रोग्राम में फाइनल बोलते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट और एनिमल प्रोडक्ट से हटाना और कम से कम शुगर देना, प्रोसेस्ड फूड देना। डाइट में जो आज की स्टैंडर्ड डाइट आप लोग फॉलो करते हो, जो नॉर्मली आप लोग खा रहे हो, क्या करते हो, सारे दिन में अगर 200-2000 कैलोरी या 3000 खानी है, तो उसमें से 70% आपकी कैलोरी आपके आटे से, दूध से और चीनी से आ रही है। इंट्रोस्पेक्ट करिएगा, देखिएगा, आप दाल तो सब्जी तो इतनी सी लेते हैं, रोटी 3-3 खा लेते हैं, है ना। तो सेम वे में जितनी सब्जी हमें एक दिन में खानी चाहिए, उतनी हम एक हफ्ते में खा रहे हैं। और इसी चीज़ को हमें बदलना है। यही स्टडीज बता रही है कि 90%, 98% इंडियन वेजिटेबल्स ही इनफ नहीं खा रहे, और खा भी रहे हैं तो उसको पका के उसकी मात्रा कम कर देते हैं, आलू उसमें मिला देते हैं और उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को जला देते हैं, जो कच्चे फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। असली में डाइट पिरामिड ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि आपकी 70% कैलोरीज तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स से आए, और फिर ऊपर जा जाके जो है धीरे धीरे, अगर रिक्वायरमेंट आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप मे बी अपना डेयरी प्रोडक्ट, मीट वगैरह लेके जला सकते हो, तो ले लीजिए, बट मैं तो अब नहीं यूज़ करता, तो आपकी ये डिसीजन मैं आप पे, इतनी रिसर्च पेपर देने के बाद आप पे छोड़ता हूँ। देन कम्स, ये एक स्पेसिफिक डाइट है, ये सबके लिए नहीं है, मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसको गाइडेड, अपनी डाइट कंसल्टेंट के गाइडेंस में ही कीजिएगा। ये ट्यूमर्स को और कैंसर्स को ठीक करने वाली डाइट है, जहाँ पे हमें ट्यूमर्स, कैंसर्स पता होते हैं कि हैं, डिफाइंड रूप में, और उन्हें हमें ठीक करना है, तब हम कीटोजेनिक वीगन डाइट यूज़ करते हैं। इसमें करते क्या हम, इसमें हम 70% कैलोरीज फैट से लेते हैं, गुड फैट, जो हमें नट से मिलता है, नारियल से मिलता है, एवोकेडो से मिलता है, नारियल तेल से मिलता है। प्रोटीन हम कम मात्रा में लेते हैं 20%, और सिर्फ 5% कार्ब लेते हैं। बट इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक डाइट, क्योंकि हमारे कैंसर और ट्यूमर सेल्स को शुगर चाहिए, तो हमने यहाँ शुगर कर दी ख़त्म। अब वो उनको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, वो मर जाएंगे और पोप्टोसिस हो जाए। इसीलिए हमने फैट्स यानी कीटोन्स की एनर्जी दी। कीटोन्स हमारे कैंसर सेल्स खा नहीं सकते, उससे एनर्जी ले नहीं सकते, इसलिए वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, उनका ट्यूमर्स का साइज घट जाता है, मर जाता है। ये हमने अपने कैंसर पेशेंट में प्रूव किया है, फ़ायदा उठाया है। इसी सब नॉलेज को एकत्रित करके हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया है, जिसका 4th बैच, 3 बैचेस हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम कई लोगों की बीमारियों की और दवाइयों को छुड़ा चुके हैं। अब ये 4th बैच हमने चालू किया है, जिसका पहला सेशन कल था। अभी भी स्लॉट्स ओपन है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है बीमारियों को ठीक करने के लिए, तो हम, यू आर मोस्ट वेलकम, हम आपकी पूरे तहे दिल से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डाल सकते हैं, प्रोत्साहन प्रोग्राम के नाम से, डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। प्रोत्साहन प्रोग्राम में एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, इसमें यही डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे हम काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ये मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ये रिपीटेटिव है। डाइट जो प्रोत्साहन प्रोग्राम में है यही है कि हम सफ़ेद रंग हटा देते हैं, आटा, चीनी, दूध ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसकी जगह मिलेट्स आ जाता है, रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड, स्प्राउट्स, इस तरह से आ जाते हैं। एक्सरसाइज मैं खुद प्लान करता हूँ, डिजीज़ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए, सब लोग वॉक करते रहते हैं और सोचते हैं शुगर ठीक हो जाएगा। वॉक करने से मैंने आज तक कभी किसी की शुगर की दवाई बंद होते देखा नहीं है। इसीलिए शुगर के लिए आपको वॉक की जगह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम जाना, साइकिलिंग करना, सीढ़ियाँ चढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है। सिमिलरली हार्ट डिजीज़ के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड को डंप करने वाली एक्सरसाइज, जिसमें एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, स्क्वाट्स, सीढ़ियाँ चढ़ना, उठक बैठक, ये है। लेकिन अपोजिट कर लो थायराइड के लिए, जहाँ आपको मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, वहाँ एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, इस तरह की एक्सरसाइज चाहिए। तो एक्सरसाइज एक गाइडेड रूप में आपकी बीमारियों पे फोकस होनी चाहिए। एक ही वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो ये सेकंड हमारा प्रोटोकॉल होता है प्रोत्साहन प्रोग्राम का, और ये प्रूवन है, रिसर्च पेपर है कि किस तरह से एक्सरसाइज का रोल है कैंसर प्रिवेंशन में और प्रिवेंशन में और क्योरिंग में भी।
और ये एक एथलेटिक्स पे स्टडी हुई थी, ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में ये पब्लिश हुई थी कि नॉन एथलीट्स में एथलीट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रेट में कैंसर्स पाया गया। तो एथलीट्स को कम कैंसर होता है, ये प्रूव हो चुका है, कई बार इसकी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। टाइम की कमी होने से मैं इमेज और फास्टिंग का रूल, फास्टिंग के एक एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे और बताऊँगा। फास्टिंग के वक्त भी हमारे जीनो एस्ट्रोजन जो इकट्ठे हो रहे होते हैं बॉडी में रिलीज़ हो जाते हैं। फास्टिंग से भी आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं, बट फास्टिंग सही तरीके से, ये वो फास्टिंग नहीं जिसमें आप स्पेशली आलू उबाल रहे हैं, कुट्टू का आटा खा रहे हैं। आपको एनर्जी नहीं देनी है अपनी बॉडी को, एनर्जी सोर्स नहीं, सिर्फ पानी, नमकीन नींबू पानी या इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम देते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन। स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर सकते, जैसे आप बीमारियों को मैनेज नहीं कर सकते ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक फार्स है। आपका जो रिस्पॉन्स है स्ट्रेस को, वो मॉडिफाई होना चाहिए। और यहाँ एक, क्योंकि टाइम की कमी है, हम ऑलरेडी ओवर टाइम है, तो मैं आज ये बताना चाहूँगा, इसमें हम गोल्डन बॉल मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। स्पेसिफिक बात करूँगा ट्यूमर्स और कैंसर्स के लिए। जब हम इमेजिन करते हैं ना कि हमारी बॉडी उस कैंसर के सेल्स को मार रही है, उस ट्यूमर के सेल को ख़त्म कर रही है, तो ट्यूमर सेल ख़त्म होते हैं। और ऐसे पब्लिश्ड केसेस हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो गेम खेल के अपने कैंसर्स को ठीक किया है। मान सकते हो अब ऐसा भी हो सकता है। इसी बात पे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक जो है स्टडी चल रही है, जिसमें वो लोग एक गेम खिलाते हैं और उस गेम में इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो हम प्रोटीन हमारे जीन्स बनाते हैं उसको आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो उस गेम में। तो कैंसर को मारने वाले प्रोटीन्स, अगर जीन्स को ऑफ करने वाले प्रोटीन्स आपकी बॉडी बनाती है, तो कैंसर ट्यूमर के सेल्स भी ख़त्म हो सकते हैं। इस गेम का नाम फोल्डिट है, ये वाइकिपीडिया पे आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में इसका ट्रायल ऑलरेडी कई सालों से चल रहा है। और ये भी अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमने कहा ना वैदिक साइंस का हमने समन्वय किया है हमारे प्रोत्साहन पर। ये भी कोई नई चीज़ ये नहीं कर रहे। हिंदू प्रैक्टिस में विजुअलाइजेशन बहुत सालों से मेडिटेशन में यूज़ हो रही। तो इट्स अबाउट मेडिटेशन, गोल्डन बॉल मेडिटेशन इसी का एक प्रारूप है। तो प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम आपको एजुकेशन, सपोर्ट और मोटिवेशन देते हैं। एक वीकली स्ट्रक्चरल क्लास होती है जिसमें हम डाइट और इन सब प्रोटोकॉल से बात करते हैं। डॉक्टर गरिमा आपके लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिजीज़ स्पेसिफिक है डाइट प्लान बनाती है। ये एक पेड मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको सपोर्ट देते हैं। इसमें एक्सरसाइज चैलेंजेस होते हैं, डाइट चैलेंजेस होते हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं। वो चैलेंज आपसे पहले मैं खुद पूरे करता हूँ, क्योंकि वॉक द टॉक एटीट्यूड होगा। जब तक हम ह्यूमंस को धक्का नहीं मिले ना, इनर्शिया ख़त्म नहीं होता हमारा। तो लगातार मोटिवेशन आपको ज़रूरी है ताकि आप बीमारियों से दूर। इसी के लिए हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। अगेन आपको अगर लगे कि आपको ज्वाइन करना है तो वी आर यू आर मोस्ट वेलकम। अंत में प्रेजेंटेशन ख़त्म करने से पहले मैं इंडिया के फेवरेट टाइम पास के बारे में फिर से आपको याद दिलाऊंगा। आपको थोड़ा सा स्किप करना है, थोड़ा सा चेंज करना है अपने टेस्ट पैड में, और आप बीमारियों से बच जाएंगे। ये तो प्रूव हो ही चुका है पेपर। और आइसक्रीम के बारे में अगेन बात करूंगा, किस तरह से बास्किन रॉबिन्स के मालिक जो हैं अपने आप को इस पूरे बिजनेस से अलग ले गए हैं और एक वीगन लाइफस्टाइल जी रहे हैं। डॉक्टर गरिमा हमारी कंसल्टेंट, डेडिकेटेड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए। शी विल ज्वाइन मी फॉर द क्वेरीज सेशन से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ रिंकी जी। मैं पिछले 1.5 साल से मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, बिकॉज़ मैंने कंसीव कर लिया था। तो मुझे डॉक्टर्स ने पहले डीएनसी रिकमेंड कर दी। उससे पहले एक इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। ब्लीडिंग मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम भी। और उसके बाद मेरे को डॉक्टर साधना गुप्ता से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बट वहाँ पर भी ट्रीटमेंट 1.5 साल चला है मेरा। तो उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप हो गया था। मैं आई वाज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड एंड देन आई मेट डॉक्टर जयंत। तो मुझे उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि आप यूट्रस रिमूव करवा दो। बट फिर मुझे डॉक्टर से बात हुई है मेरी, तो उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब मैंने वहाँ पर जाकर अपनी मेडिसिन स्टार्ट की है और मुझे तब अब जाकर मैं, मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ 4 मंथ्स ही हुए हैं अभी दवाइयाँ लेते हुए, और बहुत मुझे रिलीफ है मुझे इससे प्रॉब्लम से।
ये तो दवाइयों की बात होगी। मैं डाइट के बारे में मेनली पूछना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि दूध छोड़ के या डेयरी छोड़ के हम जी नहीं सकते, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिला है या नहीं? हाँ, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स अब पहले से कम किए हैं। अभी छोड़ा नहीं है, लेकिन कम बहुत कर दिया है मैंने अपने उससे। तो वो चेंजेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं मेरी बॉडी में। हालांकि मुझे फील हो रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे वो सब छोड़ने में भी। ये हम समझ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अगेन हाई एस्ट्रोजन स्टेट की वजह से। डॉक्टर ने इनको इमीडिएट सर्जरी के लिए बोला था। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स तक रिंकी जी की ब्लीडिंग बंद ही नहीं हुई थी, आप समझ सकते हैं। हाँ जी। 8 महीने रेगुलर तक थी वो, डेली। ऑलमोस्ट। तो किस तरह की ज़िंदगी हम हाई एस्ट्रोजन, एक छोटे से स्वाद के, जीभ के स्वाद को बदल के हम कैसे जीत सकते हैं बीमारियों से, मैं ये प्रूव करने के लिए आपको इनका टेस्टिमोनियल लेना चाह रहा हूँ। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट रश्मि जी हमारे साथ हैं, इनका भी सिमिलर केस था। अगेन इनको भी सर्जरी बोल दी थी और ये तक बता दिया था कि शायद ये, क्योंकि इनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज़्यादा, हम नॉर्मली एंडोमेट्रियल थिकनेस 10 से 12 होती है, इनकी अबव 30 पहुंच गई थी। तो इनको कैंसर का डर भी डाल दिया गया था। रश्मि जी प्लीज़। मुझे एंड्रोमेट्रियल थिकनेस की प्रॉब्लम बोली थी डॉक्टर ने। अल्ट्रासाउंड में काफ़ी थिकनेस हाई आई थी। और उसके बाद डॉक्टर जयंत ने मुझे सजेस्ट किया था कि डॉक्टर क्योंकि डीएनसी के लिए बोल रहे थे, तो डॉक्टर जयंत ने ही मुझे कहा कि ये रीअकर होती जाएगी प्रॉब्लम और आपको बार बार वो डीएनसी के लिए बोलेंगे। बट तब मेरा इतना फेथ नहीं था ऑनेस्टली होम्योपैथिक मेडिसिन पे। तो डॉक्टर जयंत ने मुझे कहा था कि आप 1 मंथ मेडिसिन लो, और 1 मंथ के बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे थिकनेस कम नहीं हुई, तो आप जो प्रोसीजर डॉक्टर गायनी कह रही हैं उनको फॉलो कर लेना। तो मेरा थिकनेस जो था वो जितना सर ने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा, हाफ मतलब हो गया था थिकनेस सिर्फ 1 मंथ मेडिसिन से। और 6 मंथ्स में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू डॉक्टर जयंत। नहीं मैम, मैं नहीं, हैनमैन, डॉक्टर हैनमैन जिन्होंने हमें ये वंडरफुल साइंस सिखाई, हम उनके थैंकफुल हैं कि हम उनकी साइंस को यूज़ करके कुछ आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। देन आई वुड रिक्वेस्ट मिसिस सीमा मलिक। सीमा जी को फाइब्रॉयड का, यूट्रस फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम थी। सीमा जी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज़। हेलो। अ, अम, मुझे फाइब्राइड की प्रॉब्लम हो गई थी यूट्रस में 2019 में अप्रैल में। तो मैं डॉक्टर जयंत के पास गई और मैंने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स उनकी मेडिसिन लिए और मेरा यूट्रस बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ना मुझे कोई फाइब्राइड है। और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो 1 महीने में ही ठीक हो गई थी। तो मैं तो औरों को भी बहुतों को सजेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर जयंत की मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। थैंक्स टू डॉक्टर जयंत शर्मा। मोस्ट वेलकम मैम। ये सिर्फ डाइट, अब ये इसमें अगर आप थोड़ी सी ये डाइट के चेंजेस भी ऐड कर लीजिए, तो सोचिए कितना आसानी से हम ठीक कर पाएंगे, और भी कम टाइम में, जो हमने आपको डाइट और ये हाँ, बताई। हाँ जी सर। मुझे एक्चुअली 2019 में हुई थी ये, और 2020 में मेरी ठीक हो गई थी कोरोना से पहले। एंड तो सर जब तो डाइट का इतना पता नहीं था। हाँ, हमें भी नहीं पता था, हमने भी तो ये सवालों को हाँ ढूंढने के लिए जी। रिसर्च की ना। हाँ जी। हाँ जी। अब आगे आप थैंक यू यही सर। डाइट सबको बताएं, मैं भी यही चाहूँगा। एंड हाँ जी सर। नेक्स्ट इज रिचा सिंगला जी, इनका बड़ा टिपिकल केस है। शी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम रिपीटेड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, और फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी उनको हुई, और जिसका कोई हल नहीं मिला। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी खोई, जो कि एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है किसी भी लेडी के लिए। रिचा जी प्लीज़ आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए अपना एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन। मेरे को एक्चुअली प्रॉब्लम थी, टॉर्च से मैं ग्रस्त थी और मैंने बार बार अपना अबॉर्शंस फेस किए हैं। मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेस की है जिसमें मुझे ऑपरेशन के थ्रू गुजरना पड़ा और वो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। बट फिर मुझे डॉक्टर जयंत का पता लगा थ्रू अ फ्रेंड, जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन
लेने के लिए कहा फॉर 6 months, बट आफ्टर 2 months ऑफ द मेडिसिन आई कंसीव्ड अगेन, बट डॉक्टर जन ने बोला कि हम हार नहीं मानेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट इट। मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि मुझे वीक में 2 बार इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब पेनफुल प्रेगनेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा, बट मैंने कोई भी इंजेक्शन नहीं लिया, नॉट अ सिंगल इंजेक्शन ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। मैंने सिर्फ डॉक्टर जैन को फॉलो किया और उनकी मेडिसिन ली। दो मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई, बट डॉक्टर जैन से कंसल्ट करके हमने उन मेडिसिन को थोड़ा चेंज करके लिया और आज मेरी 7 years की बेटी है और वो बिल्कुल हेल्दी है। ये एक बहुत थैंक यू डॉक्टर जयंत। मोस्ट वेलकम। ये बहुत एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है डॉक्टर के लिए, अगर किसी एक भी पेशेंट को इस तरह से ठीक कर दे और पूरी ज़िंदगी कुछ और ना करे ना, तब भी लगता है कि हमारा पढ़ाई लिखाई सफल हो गई। अंशुम जी भी हमारे साथ हैं, मैं अब उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Hello everyone, myself Anshum. I also face the same problem which Mrs. Richa was saying. After marriage, there was a big pressure on me for just having a baby. So just because of this pressure, I was not able to conceive, and I went through PCOD, and it was such a big cyst that I just lose the hope कि I will be able to conceive anymore. So I just followed Dr. Jayant and he started the treatment, and within 2 months I conceived and I have my daughter today. She's 7 years old and it's wonderful. Thank you to the doctor मोस्ट वेलकम। for the very good experience I'm having with you. Thank you. मोस्ट वेलकम। हाय एवरीवन। वैसे तो आई थिंक डॉक्टर जयंत ने जो बोल दिया उसके बाद आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आपको थ्रू ऑल हिज स्लाइड्स एंड एवरीथिंग ही प्रेजेंटेड सच अ पीसीओ वंडरफुल पीसीओएस एंड अदर फीमेल डिजीजेस वेबिनार। लेट मी टेल यू समथिंग, आई आल्सो हैव अ 12 years old डॉटर एंड जो उन्होंने प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और ये सब चीजों का बात किया, तो आई कैन सी विद हर फ्रेंड्स एंड सो मेनी अदर गर्ल्स अराउंड कि इतना ज्यादा बड़ा ये प्रॉब्लम है। एंड since 10-11 years of age, even before that, the little girls, they are suffering so much and you feel so helpless कि हम उनको किस तरीके से क्या हेल्प करें। तो उसके लिए जो डाइट प्लान हमने फॉलो किया है या जो एक्सरसाइज रिजीम है, नॉट फॉर द लिटिल गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डर फीमेल्स ऑल्सो, इनफर्टिलिटी इश्यूज और जो पीसीओएस के इश्यूज हैं, द कैंसर इश्यूज इन सच यंग फीमेल्स। तो दिस इज अ वेरी वेल रिसर्च, वेल रेड प्रोग्राम जिसमें हमने उन डाइट, उन फूड आइटम्स, उन फूड इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे उन्होंने लाइक कैंसर की बात की है तो ऑटोफेजी की बात की है या माइटोकॉन्ड्रियल स्टिमुलेशन की बात की है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे की जो बात की है। आई मीन दिस इज अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फॉर कैंसर पेशेंट की कीटोसिस और इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कैंसर पेशेंट्स के लिए खाली देके, बट फॉर एवरीबडी एल्स, आई वुड से एवरीबडी एल्स इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वंडरफुल थिंग। एंड लाइक ही सेड, चाय की जो इनकी बात बताऊं, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मुझे कितनी जरूरी थी वो ब्रेकफास्ट के साथ की चाय, सिर्फ 1 कप चाय पूरा दिन में, बट कितनी जरूरी थी कि वही मेरा सर दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट व्हेन आई लेफ्ट द टी, आई नो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, 2-3 दिन मुझे लगा थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट देन आई रिप्लेस, जब तलब उठती थी मैंने एक ग्रीन टी पीना शुरू किया। बिलीव मी, 4-5 दिन में आपको वो तलब ही बंद हो जाती है, आपको कोई जरूरत नहीं लगती है। मीठे की जो उन्होंने बात की, हाँ पूरे यूथ में मैंने बहुत आइसक्रीम खाई है, खाने के बाद मुझे मीठा खाना ही खाना होता था। दिस इज ऑल माई पर्सनल थिंग्स दैट आई इनकॉर्पोरेटेड, ही इनकॉर्पोरेटेड. And we are seeing the changes in ourselves, people around us, and that is why we want to share this with you. It is not something just for the sake of something we are doing, no, because it is beneficial. We have incorporated, my daughter gained so much of weight during COVID, क्योंकि हम सब डर गए थे ना, और खाने का और ये होता था, अरे बच्चा घर पे है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, चल इसके लिए ये बना के खिला दो, चलो वैसा कर दो। She gained so much of weight, but then I realized it is so harmful, and now thankfully with the diet control, with the exercises, she is doing wonderfully. She herself has become so conscious कि she make healthy food choices, and I feel so happy about that. So these are the things that we face every day. We face every day on regular basis, and so many people we are seeing, and we feel so helpless they're not
doing the correct thing. But this is one platform through which we are trying to reach as many people as possible. जितना हो सके हम आपकी मदद करना चाहते हैं, because we are reaping the benefits, we want you to reap the benefits. एंड ये आई थिंक हम सब ने देख ही लिया है, डायबिटीज का कभी कोई इलाज देखा है? डायबिटीज इतने साल लोग की दवाइयां बढ़ती रहती हैं, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं उनको भी शायद फिर फाइनली वो इंसुलिन डिपेंडेंट पे वो हो जाते हैं, एंड फिर भी नहीं मेडिसिन काम करती। तो कहीं पे तो जाके इसका वो जो आंसर हमें चाहिए ही था, और फाइनली ग्लैडली वी आर गेटिंग दोज आंसर्स। हम सिर्फ डर किस लिए रहे हैं, अरे इट्स अ वेरी बहुत मुश्किल होगा ऐसा करना, एक डाइट पे ऐसा करना, फास्ट करना। इट्स नॉट दैट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको अपने आप ही चेंजेस फील होने शुरू होंगे। एंड लाइक ही सेड, लाइक इनका जो प्रोग्राम है 3 महीने तक आपको रेगुलर इतना ट्रेनिंग मिलता है दैट यू स्टार्ट फीलिंग, अब 3 महीने के बाद यू फील कि यू योरसेल्फ, और मतलब इतने आप इक्विप्ड हो जाते हैं सबको वो ट्रेन करने के लिए। तो इट्स लाइक अ पेड फॉरवर्ड प्रोग्राम। एक जने को हेल्प मिलती है, वो शायद आगे और 10 लोग की हेल्प करेगा, और वो फिर 10 लोग आगे 100 लोग की हेल्प करेंगे। So this is the aim of this program, and a wonderfully created program. You have any queries, any doubt at any time of the program, or otherwise also we are also there, always there on WhatsApp, just a message away. So, and anything else that you want to ask, any queries regarding the diet, the diseases, please go ahead and ask. We are there to help you all. Please unmute one by one and you can ask your queries. Yes, Dr. Garima rightly said, हम लोग हमारी बहुत सारी कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, वी वांट टू रेप्लिकेट आवरसेल्व्स। डॉक्टरी पार्ट तो एक अलग हो गया ना, अगर हम ये डाइट और एक्सरसाइज और बाकी रिजीम को खुद फॉलो कर लें और दूसरों को सिखा दें अपने आप को चेंज करके, वाई वी नीड डॉक्टर्स? हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं। प्लीज़ गो अहेड पूजा जी। आई थिंक दीपेंद्र जी हैं यहाँ पे। प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट नहीं हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Hello, can you hear me now? Yes, loud and Yeah, we have been trying to buy organic stuff since long, but कहीं पर भी अभी तक reliable organic नहीं मिल पाता है, तो उसका कोई solution अगर आप suggest कर सकें। Vegetables नहीं मिलती हैं proper, और वो सब मिलता आपकी नहीं। बात सही है। देयर हैव बीन मैनी थिंग्स। अभी आजकल ऑर्गेनिक एकड़ के नाम से एक यूट्यूब पेज है, दे आर सिचुएटेड इन आउटर दिल्ली ओनली। मे बी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। देर आर मैनी अदर, वसंत कुंज में कुछ फार्म्स हमने देखे हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो आपके रूफ पे एक रेंटल बिजनेस की तरह काम करती है। मतलब आपसे अराउंड 15,000 रुपीज़ लेती हैं, आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। दे विल टेक केयर ऑफ सीडलिंग्स एवरीथिंग एंड दे गिव यू स्टफ़। अगर आप करेंगे अपनी रिसर्च तो आपको मिलेंगी ज़रूर। मैं को मिली थी ऐसी, जब हमारा सेकंड बैच बना था तो उसमें किसी को इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने ढूंढा था। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ, पूरा तो उगाना पॉसिबल नहीं है, आपको पता है दिल्ली में रहते हो, बट मैंने हाइड्रोपोनिक्स के लिए कई वेबिनार्स किए, खुद ट्राई किया, बच्चों को भी सिखाया। मेरा अभी कल परसों ही मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया कि कितना आसान है मिर्ची का पौधा घर पे लगाना बिना केयर के, है ना। तो दोज थिंग्स मतलब मैंने बैंगन लगाया अभी हाइड्रोपोनिक्स क्राट की मेथड में। तो दिस तो थिंग्स you mean to say कि hydroponics और organic same ही चीज है? नहीं, no. We cannot treat hydroponics as organic. Organic certified is different, hydroponics Yes. is different, but hydroponics is at least better than these chemical based ones. Yes. Secondly, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के पीछे इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने देखा है। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको, एंड दे आर स्टिल क्रेडिबल कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बाद ये हो सकता है। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दो, वी इन नियर फ्यूचर वी हैव गॉट द लैंड, वी आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बिकॉज आपको पता है थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरा रहता है। वी आर स्टार्टिंग ए बिल्डिंग। हम एक ऑर्गेनिक फार्म हिमाचल में ले चुके हैं, अराउंड 10 बीघे का लैंड है, वो होता है कोई 5 एकड़ के आसपास। तो वी विल ट्राई टू प्रोवाइड एज मच एज वी कुड, बट ऑर्गेनिक स्टफ महंगा होता है, कम प्रोड्यूस होता है, हम ज़्यादा लोगों को कैटर नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, बट एटलीस्ट हम मोटिवेट कर पाएंगे आप लोगों को। एक डॉक्टर साहब Sir, I'll be glad to join you in your endeavor. Most welcome. And yeah, because we also have some land in Sohna Alwar Road. तो अगर वहाँ कुछ कर सकें तो let me first start and do it, and we Yes. will replicate it for others. तो वहाँ आप ऑर्गेनिक करने जा रहे हैं या हाइड्रोपोनिक करेंगे? ऑर्गेनिक करेंगे पहले तो, हाइड्रोपोनिक की क्या जरूरत है, इतनी हमें ज़रूरत ही नहीं, इतनी भूख ही नहीं हमें।
जिसको बिजनेस करना है वो करे, कमाए। हमें तो वर्टिकल फार्मिंग हम नहीं करेंगे। हम बेसिकली पहले तो मिट्टी, देखिए मिट्टी में क्या फ़ायदा है वो मैं बता दूं। जब आप अपनी कंपोस्ट बनाते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ह्यूमिक एसिड एंड फुलविक एसिड। कोई बात नहीं करता इसकी। शिलाजीत भी आजकल कितनी नकली आने लगी। शिलाजीत में कुछ नहीं है, वो सड़े हुए कंपोस्ट के फुलविक और वो फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड है। ह्यूमस से वर्ड आया ह्यूमिक एसिड। जब हम अपने घर में कंपोस्ट बनाते हैं ना और खुद काम करते हैं उसमें, बदबू सूंघते हैं, तो वो सारे एसिड्स हमें हेल्प करते हैं, हमारी मिट्टी को हेल्प करते हैं। ये एसिड वो एसिड हैं जो वो हेल्दी गट बैक्टीरिया हमको देते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन को हेल्प करती है। खासकर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो पूजा जी को है, मैंने बात की थी, सोरियासिस से लड़ने के लिए अगर हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी है तो ये सारे जीनोएस्ट्रोजन, ये सारे केमिकल्स, ये सारे लेड हमारे इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करेंगे, बाहर निकल जाएंगे जहाँ वहाँ। तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ पे ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें बहुत रिसर्च चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। वी विल कम बैक विद एन ऑटो इम्यून डिजीज़ वेबिनार, बिकॉज वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा फेलियर है एज ए कम्युनिटी, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल। हम किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़, किसी का भी नाम ले लीजिए, हम ठीक तो छोड़िए, मैनेज भी नहीं कर पा रहे ठीक से। तो एलर्जीज भी ऑटो इम्यून में ही आती है सर? नॉट रियली, बट उसमें इम्यून डिजीज, इम्यून सिस्टम का ज़रूर पार्ट है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है तो ऑफ कोर्स उसका रोल तो होगा इनडायरेक्टली। डॉक्टर साहब, मैंने एज पर योर एडवाइस डेयरी प्रोडक्ट्स अभी बिल्कुल जीरो कर दिए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ, तो उसके अलावा भी मुझे कुछ चेंजेस करने हैं अभी। देखिए मैंने आपको बताया था, डाइट में आपको अपनी गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करना है तो उसके लिए आपको रॉ वेजिटेबल्स खाने हैं, सड़े हुए चीज़ें खानी है, यानी लाइव फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, जिसको हम सौर क्राउट, खिमची या टेम्पे या लाइव कांजी जैसे इंडिया में बनाते हैं, या कच्चा पक्का आलू गाजर का अचार, ये सब पहले बना करता था ना इंडिया में, हमारे घरों में, सब भूल गए हम। अभी से बर्गर याद है। चलिए जी। Sir, can you just explain little bit about intermediate fasting, which you have just explained? आई हैव ए कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल प्रोत्साहन में। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ, आपको स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो पूछिए, फिर मैं। नहीं सर, हम अगर अपनी रूटीन में अगर ऐसी फास्टिंग करते हैं जो कि हमें अभी ज़रूरत है, जैसे कि आपने मेंशन किया शुगर छोड़ना एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि कुछ भी फास्टिंग शुरू करने से पहले यू शुड हैव गाइडलाइंस व्हिच इज प्रॉपर्ली बिल्ड, बिकॉज हम लोग अपनी तरफ से ज्ञान लेके बहुत चीज़ें गलत कर जाते हैं, तो उस चीज़ को जानना ज़रूरी लगता है सी कभी कभी। फास्टिंग तो के दैट्स व्हाई आई जस्ट फास्टिंग आस्क्ड। फास्टिंग डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। जैसे मेरी मॉम का मेरी मदर का HbA1c 7.8 आ गया था। दैट्स ए क्वाइट हाई शुगर। मैंने उनको कोई दवाई नहीं दी, मैंने उनको बोला आप लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, क्योंकि आदमी एक बार दवाई पे आ जाता है ना, कंप्लेसेंट हो जाता है। तो एक तो उनका ख़त्म पूरी तरह तो प्रोत्साहन फॉलो करती नहीं है, आपको पता है, तो दूध और चीनी छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने 70% तक कंप्लायंस रखा है, छोड़ दिया है। उसके अलावा शी ऑलमोस्ट फॉलो 6 टाइम्स अ वीक तो कर ही लेती हैं वो। जब कोई घर में आया गेस्ट तो एक अलग बात है, तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करती है 16 × 8 आवर्स। 8 आवर्स की विंडो में वो खाना खाती हैं, उसमें भी फर्स्ट मील वो रॉ सैलेड्स लेती हैं लंच में, तो 16 घंटे वो भूखी रहती हैं। उसके भूखे रहने में का जो वो है, उसमें आप कोई भी ऐसी नो कैलोरी ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे काली चाय, नमकीन नींबू पानी, ब्लैक कॉफ़ी। दीज थिंग्स कैन बी टेकन। अगर आपको बहुत लंबा फास्ट करना है, जैसे मैं 24 से 36 घंटे भी करता हूँ, कई एक बार मैं 48 घंटे भी ट्राई किया मैंने, तब आप, अगर आपको नहीं सह पाते तो यू कैन ऐड सम फैट सोर्स लाइक कोकोनट ऑयल, एवोकेडो और इवन कैबेज, जो लो कैलोरी है, थोड़ा सा फैट है, जो आपको इतना लॉन्गेविटी दे दे कि आप और 4-5 घंटे खींच लीजिए। इसके अलावा शाही पानी हम लोग नाम रखते हैं, जैसे केसर का पानी है, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है हीट का भी। हीट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी सोर्स, थर्मोजेनिक इफेक्ट कहते हैं बॉडी में। तो गर्म पानी पी के उसमें थोड़ा सा केसर डाल के आपको ये फील आता है कि मेरी हंगर थोड़ी देर के लिए रुक गई है। तो ये एक सी, माई मोम हैज़ सम इश्यूज अबाउट नीज, तो वो बहुत एक्सरसाइज तो नहीं करती थी, तो हम इसी से उनकी HbA1c 1 साल के अंदर 6.2 पे ले आए हैं। एंड शी हैज़ लॉस्ट वेट फ्रॉम, शी इज़ नाउ वेइंग 64, और तो मेरे को कंपटीशन दे रही है, वो अब मेरे बराबर आने वाली हैं थोड़े टाइम। ठीक है। एंड फॉर वन लास्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ, आप बोलिए। फॉर फर्दर डिटेल्स की कैसे कैसे टाइप की और क्या क्या गोल्स हैं और कितने लॉन्गेविटी रखनी है, इसके लिए एक यूट्यूब वीडियो है ऑन फास्टिंग ओनली। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे तो आई विल शेयर द लिंक ऑन द चैनल, यू कैन इटसेल्फ।
find it. श्योर श्योर। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, ये हमारे आईज के नीचे जो पफीनेस रहती है, जिसमें हम लोग काफी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जेल्स और एक्सेट्रा क्रीम्स के लिए हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है, बट with age I see when you really reach an age of 40 and plus, you really get these bags, especially when you get up in the morning. तो आपकी ये आई बैग्स बहुत ज्यादा swollen लगते हैं गलत सुबह बात है, आप यू आर टेकिंग इट एन एक्सेप्टेंस, फिर वो आपने सोशली एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप ये इसका रीजन जेनेटिक रहता है सर, नो, या ये इसका भी कुछ रीजन है अंदर? वाटर रिटेंशन ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ओके जैसे अभी हमने इन्फ्लामेशन की बात की, हम इन्फ्लामेटरी खाना ही इतना खा रहे होते हैं कि हमारी इन्फ्लामेशन ज़्यादा रहती है, फिर वाटर रिटेन होता है, किडनी पूरी तरह, फिर पानी हम कम पीते हैं तो किडनी पूरी तरह अपना सॉल्ट इनटेक हाई रखते हैं, तो वाटर ओके। हमारी बॉडी रिलीज नहीं कर पाती। सो अगेन इट इज सम हम लोग डेफिशिएंट है जिस नॉलेज के जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन। यस, थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। Yes, good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। Sir, actually, as you said कि we can take the seeds also, जैसे flax seeds होते हैं या pumpkin seeds होते हैं, तो जैसे हम ये लॉन्ग फास्टिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये भी ले सकते हैं? इसमें थोड़े कार्ब्स होते हैं, ले सकते हैं अगर आप बहुत लंबी फास्टिंग ट्राई कर रहे हैं तो। तो एक चीज और थी डॉक्टर साहब कि जैसे मैं ना एक्चुअली आपको फॉलो ही कर रही हूँ, तो उसमें हम जैसे मॉर्निंग वगैरह में थोड़ा सा हम जैसे ले लेते हैं, और मैं फास्टिंग अराउंड 16 तो नहीं हो पाती, अराउंड 14 आवर्स की हो जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो उसमें ये था कि भी जैसे हम ले रहे हैं तो मैंने ना ये कॉन्टिन्यूस ले रही थी मैं, तो मैंने जैसे गूगल पे सर्च किया तो उनकी तासीर शायद गर्म होती है क्या, क्योंकि मेरे को ना टंग पे थोड़े से मुझे क्रैक्स दिखाई दे रहे, छोटे छोटे से जो होते हैं, वो रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह से है, और आई एम डायबिटिक ऑल्सो, तो आई डोंट थिंक मॉर्निंग कि इससे होते हैं, लेकिन हाँ फ्लैक्स सीड थोड़े गर्म होते हैं, जैसे अलसी वगैरह, तो दिल्ली की गर्मी में अभी मैंने फ्लैक्स तो यूज नहीं किया, लेकिन पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स यूज आई डोंट थिंक कि उनकी वजह से हो सकता है, ये कुछ ना कुछ आपके गट माइक्रोबायोम में ही गड़बड़ है, और शुगर में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स भी जल्दी डैमेज होती हैं, तो वो एक कारण हो सकता है इसके पीछे। क्योंकि मैंने सर और 1 वीक से उसको देखा है कि थोड़े क्रैक। इसके पीछे B12 की कमी भी हो सकती है, जो बहुत कॉमन है फीमेल्स में। अच्छा सर, तो मतलब रीजन कोई भी हो सकता, मैंने सोचा शायद इस वजह से हो रहा है, या मतलब कुछ और रीजन है। आप B12 चेक कराएं एक बार ज़रूर, या फिर आप थोड़ा सा B12 सप्लीमेंट लेके देखें कुछ दिन के लिए, ये ठीक हो जाते हैं या नहीं। एक्चुअली सर मुझे ना किसी डॉक्टर ने टेबलेट के रूप में दिया था, लेकिन वो मुझे सूट ही नहीं करती, टेबलेट ना सूट नहीं करता, मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो वो मैंने बंद कर रखी है। तो मेरी तरह स्प्राउट्स में सौरक्राउट बना के एस वो खाने नहीं लग। सर, आई विल ट्राई डेफिनेटली, मैं स्प्राउट्स आज से ही शुरू करूंगी, तो मैं काफी आपको हर बार फॉलो करती हूँ, देखती हूँ भी मैं कुछ चीज। एक्चुअली क्या है कि जब हम वेबिनार ज्वाइन करते हैं ना सर, कई चीज हम वीक में भूल जाते हैं, वो दोबारा जब सुनते हैं तो एक अलग से फिर मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए मैम तभी ये प्रोग्राम आप इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए डिजाइन किया गया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर एक वेबिनार देखने से हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाते, हम भी उतना नहीं, डॉक्टर जयंत भी आपको उतना सब कुछ नहीं बता पाएंगे ईच एंड एवरी वेबिनार में, जो थ्रू दैट प्रोग्राम ही एंड आई वुड बी एबल टू हेल्प यू ऑन द डेली बेसिस। जैसे अब आपको अगर हमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी टैकल करना है तो वो किस तरीके से हम थ्रू डाइट करें, सो दीज आर, यही सब चीजों के लिए वी हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्राम कि आप उस पे मतलब कैसे हम उनको एवरीडे बेसिस से आपको बता सकें कि क्या करना है। क्योंकि सर ने एक वीडियो भी शेयर किया था B12 पे, वो भी मैंने देखा है, तो मैं सर बस अभी फॉलो लेकिन होता है कि 1 वीक होता है ना, तो थोड़ा सा कहीं कुछ स्लिप होगा, हालांकि बातें वही सेम है, लेकिन मैं सुनती हूँ तो मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलता है, हर बार मैं ज्वाइन करती हूँ इसीलिए कि मुझे सुनना है दोबारा से, मुझे एक होता है कि रियलाइज होती है। इसीलिए हम YouTube पे सारे चैनल ये डालते रहते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। ज़ीनोएस्ट्रोजन की हमने पहले कभी बात नहीं की, बहुत कम डॉक्टर्स बात करते हैं, मुझे खुद नहीं पता था, आज से 2 साल पहले तक हम ट्रीट जरूर कर रहे थे लोगों को, रिजल्ट्स भी पार्शली मिल रहे थे, लेकिन कई जगह हम अटक भी रहे थे, बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं भी कर पा रहे थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं तो हमें 2 कदम पीछे लेके समझना पड़ेगा कि कहाँ गलतियां हो रही हैं हमारी। सर मैं तो आपकी बहुत ज्यादा वो ठीक है जी, फॉलोअर हूँ। कोई नहीं चाहिए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मेरे को ना 7-8 मंथ्स पहले डायग्नोज हुआ था कि लिवर फाइब्रोसिस था मुझे, तो मैंने आपका वेबिनार जो फर्स्ट लिवर वाला वेबिनार था वो मैंने अटेंड किया था। हाँ जी।
तो उसको मैंने फॉलो भी किया, प्लस मैंने अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से अपनी मेडिकेशन भी करवाई थी 3 महीने तक, ठीक और है साथ में आपका जो वेबिनार था वो भी पूरा फॉलो किया, प्रॉपर वीगन डाइट पे ही हूँ अभी भी मैं। ठीक है जी। तो मुझे अब मेरे जो इस बार मैंने फाइब्रो स्कैन रिसेंटली करवाया है वो बिल्कुल ठीक आ गया है, बहुत बढ़िया जी। मैं उससे निकल आई हूँ। फिर आप दवाइयाँ छोड़ दो ना अब बस दवाइयां मैंने छोड़ दी, सिर्फ 3 मंथ्स ही ली थी। हाँ, बट इसको ये मत समझिएगा ठीक हो गया तो कंटिन्यू नहीं करना। नहीं नहीं, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, हाँ, वीगन डाइट फॉलो कर रही हूँ, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, वॉक करती हूँ। बट मेरे को एक दिक्कत ये आ रही है, जो पहले भी थी, एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा मेरे को नींद नहीं आती एक प्रॉपर। वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो आप कर रहे हो, प्लस इसमें थोड़ी सी इनकॉर्पोरेशन अपने गट माइक्रोबायोम की करो। ये हम नेक्स्ट वेबिनार में ज़रूर इस टॉपिक की बात करेंगे कि बहुत सारी हमें गैस्ट्रिक इश्यूज इसीलिए आते हैं और स्लीप इश्यूज बहुत भी। ज्यादा, मतलब गैस्ट्रिक इश्यू मेरे सेम ही बने हुए हैं जो पहले थे। मैं सारी चीजें करती हूँ, योगा भी करती हूँ, 45 मिनट्स वॉक भी कर रही हूँ, इतने स्टेप्स में अभी 7,000 या 8,000 चलती हूँ डेली, अभी तब भी मतलब शॉर्ट में ये वो भी बताना है। चाहूँगा कि बस आप फर्मेंटेड फूड ऐड करो अपने डाइट में पहले तो, ओके। और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को भी चेंज करते रहा करो। बॉडी की ना एक बड़ी, इंसान की, खैर बॉडी की क्या बोले, इंसान की एक बड़ी गंदी सी आदत है कि बड़ा आसान से कंफर्ट जोन में चले जाता है। बॉडी भी हम्म एक ही टाइप की एक्सरसाइज करते रहते हो, 7-8 हज़ार 60, उसके बाद चेंजेस आने बंद हो जाते हैं। हम्म बॉडी को चाहिए झटका कि उसको अडेप्ट करना पड़े। ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी रही है कि मेरे को ना ये फेब्रॉइड्स की भी प्रॉब्लम थी, और दूसरा मेरे सिस्ट भी हो गया था, तो ब्लीडिंग बहुत हैवी होती थी। तो अब अभी भी है वो प्रॉब्लम, तो एक तरह से स्ट्रेस भी रहता है, तो मेन मेरे आज को लगता है आज रीजन आज यही के है। वेबिनार में तो फिर आपको साफ हमने सब कुछ समझा ही दिया है। एक बार ये भी हम्म फॉलो करके हम्म देखो, जैसे लिवर ठीक किया है, हम्म यूट्रस भी ठीक हो जाएगा। मतलब अगर मैं यही चीज फॉलो करती हूँ तो ब्लीडिंग इशू भी होते हैं चेंजेस इसमें। हम वेट करेंगे आपके, जैसे आपने लिवर के बारे में बताया, करो और मुझे बताओ 3 महीने हम्म में, क्या पता हमें और मोटिवेशन, हमें और सीख मिले आपके केस से। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।